2026 में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सीजीएल 2026 का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैंने काफ़ी मेहनत किया है, लगभग 10 से 15 पेजेस बना करके आपके लिए रेडी किया कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। आप जहाँ अभी हो वहाँ से लेकर के सेलेक्ट लिस्ट तक, आपका जो फाइनल पीडीएफ है वहां तक, आपका नाम आने तक आपको क्या रोड मैप चाहिए वो सब कुछ मैंने इसमें बताया है। ठीक है, एक एक चीज मैंने ब्रेक डाउन किया। साथ में इडिक्विटी पैटर्न को तो मैंने ऐसे तोड़ा है ना कि आपको पूरा समझ में आएगा कि इडिक्विटी पैटर्न में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे तैयारी करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। एक एक चीज आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में देखो सारे सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे टॉपिक से, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सारे टॉपिक को मैंने ब्रेक डाउन किया है, सारे पैटर्न को एनालाइज करके। आपको कौन सी बुक्स पढ़ने चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। प्रिपरेशन के टाइम पे आपको कौन सी मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ वगैरह पे कैसे काम करना है, रिवीजन कैसे करना है, एक एक चीज़ आपको मिलेगा। ये वीडियो लंबा होगा, 1 घंटे से प्लस का वीडियो होगा, लेकिन ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। नहीं, अगर आपको नहीं निकालना है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, जैसे तैसे प्रिपरेशन करना, तो वही 10 मिनट 15 मिनट का जाकर के वीडियो देखो, वहाँ से कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप रेडी हो कि मुझे मेहनत करना है, तो 1 घंटे का वीडियो देखो। देखने के बाद अगर आपको ना समझ में आएगा ना, तो मेरा नाम बदल देना, आप रिजल्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो बेकार था, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखो बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं, दोनों मिलकर के 1 घंटा बैठते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठना, सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना। ठीक है, और एक और, इस वीडियो में आपको गिव अवे भी मिलने वाला है। मेरे जो मोटिवेशनल बुक्स है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ 10 लोगों को, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो वीडियो के बीच में ही पता चलेगा। वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी उसका आप आंसर दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी रेडी सबसे पहले मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो होता है ना, हर साल एक बार होता है। इसका जो वैकेंसी एक्सपेक्टेड वैकेंसी होती है हर साल लगभग 15,000 प्लस वैकेंसी आती है। 2026 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो आपको 15,000 में से सिर्फ एक पोस्ट लेना है, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे आपका भारी होता है, जैसे इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, एईओ इन ईडी होता है, आपका एएसओ इन एमई होता है, एएसओ इन सीएसएस होता है, एग्जामिनर का पोस्ट होता है, डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट होता है, अच्छे अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट होते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी के। ठीक है, सैलरी जो इसकी होती है 60,000 से लेकर के 90,000 तक इन हैंड सैलरी अभी है, और 8th पे कमीशन जब लग जाएगा तो इसमें 20,000 बढ़ा लो, यानी कि 80,000 से लेकर के 1,10,000 तक की आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे। तो जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक तो 8th पे कमीशन लग गया होगा। ये लगेगा कब? 1 जनवरी 2026 से लगेगा। इंप्लीमेंट थोड़ा लेट होगा, लेकिन आपको एरियर मिल जाएगा। एग्जाम जो एक्सपेक्टेड होता है जुलाई अगस्त के आसपास एग्जाम होता है, तो अभी भी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, इसलिए लग जाओ तैयारी में। ठीक है, अभी फॉर्म नहीं आया, अभी एग्जाम कैलेंडर आउट हो गया, तो आपको पता चल गया है कि एग्जाम कब होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, और एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आएगा फरवरी मार्च के आसपास आएगा, उसके बाद 2-3 महीने का टाइम भी मिलता है। तो आप सोचोगे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तब तक लेट हो जाएगा भाई, क्योंकि 6 महीना 7 महीना 8 महीना के आसपास टाइम चाहिए होता है इस तरह के एग्जाम को तैयारी करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन सा एग्जाम होता है, कितने मार्क्स को होते हैं, तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोगों को एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी पता होगा, तो आप नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हो। मैंने टाइमलाइन डाल दिया, टाइम दिख रहा होगा, वहां पे स्किप करके नेक्स्ट सेक्शन पे जाके अपना वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। देखो एग्जाम पैटर्न में, देखो इसका प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, प्री एग्जाम में क्या होता है? क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग का मतलब सिर्फ इसको पास करना होता है, इसमें कट ऑफ क्लियर कर लो, इसका मार्क्स आपको नहीं जुड़ता है। क्या होता है? टीयर 1 एग्जाम उसको बोलते हैं, प्री एग्जाम, या फिर टीयर 1 या टीयर 2 मेंस को बोलते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके 4 सब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 25 क्वेश्चन का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और 200 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2-2 मार्क्स होता है। सही करोगे 2 नंबर मिलेगा, गलत करोगे -0.5 आपका मार्क्स कट जाएगा। 1 घंटे का टाइम होता है। अब हम जानते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है हर साल, तो 2024 और 2025 का कट ऑफ बताने वाला। 2024 में जब आपका टीसीएस पैटर्न में हुआ था क्वेश्चन पेपर, तो उस टाइम पे कट ऑफ ज़्यादा गया था, पेपर का लेवल भी थोड़ा ईजी था, और यूआर का जो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ था 153.18 कट ऑफ था, ओबीसी का कट ऑफ 146.26, ईडब्ल्यूएस का 142.01, एससी का 126.45 और एसटी का 111.88। इतना कट ऑफ था आपका 2024 में। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया ना 2025 में, तो कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज हुआ, बहुत कम, 17 से 18 मार्क्स का जो कमी आई है कट ऑफ में। और वो इसलिए हुआ क्योंकि इक्विटी पैटर्न में लेवल आपका बढ़ाया गया। सारे सब्जेक्ट का नहीं बढ़ाया गया, लेकिन डिस्कस करने वाले हैं कि किसका किसका लेवल बढ़ाया गया, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। तो इस बार का जो यूआर का कट ऑफ है नॉर्मलाइज 136.83, इसको 137 मान सकते हो आप। ओबीसी का 130.36, ईडब्ल्यूएस का 127.46, एससी का 114.97 और एसटी कैटेगरी का 106.36 कट ऑफ रहा है, जो कि इसके कंपैरिजन में 2024 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अब आपको मैं बताऊंगा लेकिन कि आपको टारगेट कितना करना चाहिए 200 में। तो आपको जो टारगेट करना चाहिए ना, हमेशा हाई करना चाहिए। जब हाई टारगेट करोगे तभी जाकर के आप उतना मार्क्स लेकर के आ पाओगे जितना कि आप कंफर्टेबली एग्जाम को क्रॉस कर पाओगे। कभी भी कट ऑफ के बारे में आपको नहीं सोचना है कि इस बार
36 गया तो 140 नंबर ले आएंगे तो हो जाएगा, नहीं, हमेशा कट ऑफ से 20 से 25 नंबर ऊपर सोचना है आपको। जो कट ऑफ सोचना है ना, कट ऑफ जितना तैयारी करना है कि कितना टारगेट रखना है, तो 170 आपको प्री में किसी भी हालत में टारगेट करना है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए मैं बोलूंगा कि 170 का कट ऑफ टारगेट होना चाहिए। एससी एसटी का मैं बोलूंगा कि 150 का भी कट ऑफ रखोगे तो बेस्ट है, आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 170 का कट ऑफ आपको रखना चाहिए। अब चलते हैं कि उसके बाद क्या होता है। जब इसका रिजल्ट निकल जाएगा, कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, तो उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद आपका मेंस का पेपर होता है। सेम सिलेबस होता है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है, जो एग्जाम का जो लेवल होता है थोड़ा सा इंक्रीज होता है पहले के कंपेयर में, पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। अब देखो इसमें पैटर्न में क्या होता है कि मेंस या फिर टीयर 2 में यही आपका मेरिट डिसाइड करता है, यही इसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, इसी से आपका रैंक बनेगा। इसमें भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके होता है, लेकिन इसमें 2 सेशन में आपका पेपर होगा। पहला मैथ और रीजनिंग एक साथ होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा, और 3-3 मार्क्स का पेपर होता है। सही करोगे +3 मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे तो नेगेटिव -1 भी मार्क्स होता है। ये भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसको टिक करना होगा कि कौन सा सही है। उसके बाद इंग्लिश और जीके का पेपर होता है, इसमें भी आपका 1 घंटे दिया जाएगा। पहला 1 घंटे में आपका ये 60 क्वेश्चन खुलेगा, मैथ और रीजनिंग, आपको 60 क्वेश्चन करने 1 घंटे में, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन, जो कि डिफिकल्ट होता है। और दूसरे 1 घंटे में फिर से 60 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश और जीके के, 45 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा और जीके और करंट अफेयर्स का 25 क्वेश्चन रहेगा। 3-3 मार्क्स का पेपर ये भी रहता है। तो इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज होगा यहाँ पे 135 मार्क्स का, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे आपको देना है, इंग्लिश पे देना है ध्यान। बाकी इन सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना, लेकिन इंग्लिश आपका सबसे ज्यादा मार्क्स वाला सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स उसी का है, वेटेज उसी का। और करंट अफेयर्स में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, तो 1 घंटे का, तो ये तो कंफर्टेबली हो जाता है, इसमें टाइम की कमी नहीं होती, लेकिन टाइम की कमी जो होती है मैथ और रीजनिंग में ही होती है। अब कट ऑफ कितना गया, तो कट ऑफ जो होता है ना, जनरली 320 के आसपास, 315 के आसपास, 310 के आसपास जाता है कट ऑफ, जो कि सबसे लास्ट पोस्ट में जितना आपको सिलेक्शन हो जाता है वो कट ऑफ होता है जनरल के लिए। लेकिन जो आपको टारगेट करना है हमेशा 330 340 के आसपास का टारगेट करना, तभी आपको एक अच्छा पोस्ट, अच्छा रैंक और अच्छे स्टेट में आपको अपने होम स्टेट में मिलने का चांसेस होगा। अदरवाइज अगर आप टारगेट वही 300 टोटल पेपर 390 मार्क्स का होता है, 130 क्वेश्चन 390 मार्क्स का, तो टारगेट आपको 340-50 के आसपास, 340 के आसपास करना पड़ेगा। अब देखो उसी के साथ एक और पेपर होता है कंप्यूटर का, इसका बताना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इस 390 में 340 तक ले आते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर में अगर आपने मार्क्स नहीं लाया ना, क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आप यहाँ फेल हो जाओगे और किसी में भी आपका कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर का भी टेस्ट आपका उसी के साथ लगे हुए 15 मिनट का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होते हैं, इनपुट आउटपुट वाले, कुछ सॉफ्टवेयर वाले, कुछ ऐसा। तो थोड़ा सा तैयारी करोगे तो कंप्यूटर में आपका हो जाएगा। तो 60 नंबर के होते हैं और 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें आपका जो लास्ट ईयर जो गया था ना सीपीटी पोस्ट के लिए 27 मार्क्स, 27 था, 24 था और 21 था। ओबीसी ये था आपका जनरल के लिए, और ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए था, और ये एससी एसटी के लिए 21 नंबर था। सीपीटी पोस्ट के लिए, सीपीटी पोस्ट होते हैं जो अच्छे वाले पोस्ट होते हैं, एस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ऐसे वाले पोस्ट होते हैं, उसके लिए इतना मार्क्स लाना मैंडेटरी था 60 में। तो आपको देखना है कि कम से कम इसमें 30 मार्क्स आपको लेकर के आने, कम से कम 30, यानी कि 20 में से 10 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ओके, और उसके बाद ये जब पेपर हो जाएगा, उसी का 2 घंटे का ब्रेक के बाद अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। पिछले साल तक क्या होता था कि कंप्यूटर होता था, इसके साथ, इस वाले पेपर के साथ कंप्यूटर होता था। अब लेकिन स्टैटिस्टिक का पेपर होगा, जो जेएसओ का पोस्ट चूज किए हैं, डबल एओ का पोस्ट जो चूज किए हैं, जेएसओ पोस्ट के लिए, डबल एओ तो अभी नहीं आ रहा वैकेंसी, तो जेएसओ का जिसका पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। उनका 2 घंटे के बाद पेपर सेम डे होगा, लेकिन सभी के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो अगले दिन आपका होगा, फिर से टाइपिंग टेस्ट उसी सेंटर पे होगा। और ये टाइपिंग टेस्ट होता है आपका 15 मिनट का टेस्ट होता है टाइपिंग, जिसमें कि 200 की डिस्प्रेशंस होते हैं। आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपको एक पैसेज आ जाएगा 2000 वर्ड्स का, और उसको टाइप करना होता है। 2000 वर्ड्स नहीं, 2000 की डिप्रेशंस का आता है, मतलब कि 2000 लेटर्स आते हैं। और उसमें अगर स्पीड देखा जाए तो 28 वर्ड पर मिनट का स्पीड आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन आप एग्जाम में 28 वर्ड पर मिनट तभी मेंटेन कर पाओगे जब आपका घर पे 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड होगा। ठीक है, तो ऐसे आपका एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद जब ये टेस्ट हो जाएगा, मेंस का पेपर आपका हो जाएगा, आप ये दो लोगे। स्टैटिस्टिक अगर आपने जेएसओ का पोस्ट चूज किया हो तो ये आपको देना पड़ेगा एग्जाम, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका पेपर देने के बाद अगले दिन आपको टाइपिंग देनी है। और इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद आपका आप प्रेफरेंस फिल करोगे कि आपको क्या क्या प्रेफरेंस चाहिए। पहले प्रेफरेंस होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट में ही होता है, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब चलते हैं, देखो भाई, अब हम जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी करते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर किसी चीज़ का कोई भी लक्ष्य आपको प्राप्त करना है ना, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपका गोल। सेट योर गोल। सबसे पहले गोल सेट करना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए। अगर गोल नहीं सेट करोगे ना, तो आपके पास 10 डायरेक्शन होते हैं, 10 तरह के रास्ते होते हैं, आप किसी में जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे हो, अभी जो भी टाइम हो रहा है, आज के दिन जो भी वीडियो आप जिस भी टाइम हो रहा है, जो भी दिन है आज,
आज आपके पास 5, 6, 10 ऑप्शन है, उससे भी ज़्यादा ऑप्शन है। आप अभी प्राइवेट जॉब में जा सकते हो, ऑप्शन है कि नहीं, आप चाहोगे तो उधर चले जाओगे। आपके पास रास्ता है कि आप बिजनेस में जा सकते हो, आपके पास रास्ता है कि रेलवे में जा सकते हो, आपके पास कि आप यूट्यूबर बन सकते हो, आपके पास है कि कुछ नहीं करके यहीं पे खड़े रह सकते हो, या फिर आपके पास एक रास्ता है कि नहीं मुझे एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम निकालना है। तो जो रास्ता सेलेक्ट करोगे ना, उधर की तरफ आप मूव करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे किधर जाना है। अगर जब तक वो नहीं सेलेक्ट करोगे ना, तब तक आप सिर्फ भटकते रहोगे, कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अभी गोल सेट करो। एंड आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे 2026 में एसएससी सीजीएल एग्जाम ही निकालना है, 2026 में यहाँ पहुँचना है। और एक गोल सेट करना है। अगर आप साथ सोचोगे ना कि रेलवे भी निकाल लेंगे, तो दो अलग अलग रास्ते हैं। आप क्या करोगे, आधा रास्ता इधर चलोगे, फिर आधा रास्ता रेलवे की तरफ चलने लगोगे, तो क्या होगा कि आप सही से रास्ता चल नहीं पाओगे। इसलिए एक डिसाइड करना, और इसी का बहुत अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो इसी का प्रिपरेशन से आप रेलवे एग्जाम भी निकाल दोगे और स्टेट वाले एग्जाम भी निकल जाएंगे। लेकिन सीजीएल का तैयारी आपको एक फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक शिप है, कोई एक जहाज है, पानी का जहाज, उसका बिना एक डायरेक्शन के, बिना उसमें कैप्टन आप हो, बिना कैप्टन को उसको छोड़ दिया जाए चला करके ऑन करके, तो कहीं ना कहीं इधर उधर टकरा के या फिर शायद कहीं डूब जाएगा, कोई भी लोकेशन पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन उसमें एक कैप्टन होगा जिसको पता होगा कहाँ जाना है, तुम्हारे जैसा कोई कैप्टन होगा, उसको पता होगा कि यहाँ जाना है, तो किसी न किसी तरह का उसके पास मैप वैप होगा, कंपास वगैरह होगा, मैप में आपको बताने वाला हूँ, तो कहीं न किसी तरीके से वो आपको उस डेस्टिनेशन पर पहुँचा देगा उस जहाज से। लेकिन अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई टापू पे जाकर टकरा के डूब जाए। तो इसी तरह से अब आपको डिसाइड करना, सबसे पहले आपका डायरेक्शन, आपका गोल, और उसकी तरफ चलना है। अब यहाँ डिसाइड करोगे सीजीएल 2026, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मुझे कौन सा पोस्ट अचीव करना है। ये भी आपके मन में होना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च करो इसके बारे में, सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। आपका एक फेवरेट पोस्ट होना चाहिए कि मुझे भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या फिर मुझे एएसओ इन सीएसएस बनना है, मुझे अब एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। कोई भी आपका एक फेवरेट पोस्ट होना चाहिए, और उस फेवरेट पोस्ट के लिए मेहनत करो। क्योंकि आप सिर्फ सीजीएल चाहोगे तो आपको उसमें कोई भी एक नीचे टीए वाले पोस्ट भी मिल जाएगा, 4200 ग्रेड पे, जो कि कम सैलरी होती है, उतना अच्छा पोस्ट नहीं होता है। लेकिन आपको टारगेट करके चलोगे ना कि हाँ मुझे एएसओ इन सीएसएस ही बनना है, आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, उसके बाद आपका जर्नी बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेशनल होगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा फेवरेट पोस्ट चाहिए। उसके बाद देखो, आप यहाँ हो, सबसे पहले आपका, अब जब यहाँ तक पहुँचना है आपको एएसओ इन सीएसएस में, आपको जॉब पहुँचने के लिए क्या बीच में क्या क्या फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला तो एक तो रास्ता है जर्नी प्री का, प्री एग्जाम होगा, फिर प्री के बाद मेंस होगा, मेंस एग्जाम में डीवी वगैरह होगा। डीवी तो छोटा है, वो तो प्री मेंस निकाल लोगे तो डीवी हो जाता है, उसके बाद जॉब मिलेगी। तो इन दोनों को आपको तोड़ना पड़ेगा। ये समझो आपके लिए पहाड़ है, मांझी ने कैसे पहाड़ को तोड़ा था, उसी तरह से ये दो पहाड़ है जिसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर डेडिकेशन है ना, तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकते हो। कुछ नहीं है एसएससी सीजीएल और प्री और मेंस एग्जामिनेशन, उस जो मांझी ने जो पहाड़ तोड़ा था उसका 10% भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे। तो पहला प्री है। अब प्री में आपको टारगेट करना होगा कि मुझे कितना मार्क्स लाने हैं, और मेंस में मुझे कितने मार्क्स लाने हैं। और मैं आइडियल स्कोर बताऊं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए प्री में आपका टारगेट होना चाहिए 170। 200 मार्क्स का होता है ये पेपर, 200 में 170 होना चाहिए। ये 390 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 340 प्लस आपका होना चाहिए, तभी आपको अपना फेवरेट पोस्ट, फेवरेट लोकेशन मिलेगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आपको होम स्टेट में मिल जाएगी तो कितना मजा आएगा। ठीक है, वही आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला लेकिन चेन्नई में मिल रहा है, आप नॉर्थ से हो, चेन्नई में मिल रहा है, तो वो ज़्यादा मजा नहीं आएगा। इसीलिए रैंक ज़्यादा अच्छा लाना है, थोड़ा सा मेहनत करके आपको घर के पास जिंदगी भर रहना पड़ेगा, वो कितना अच्छा होगा। इसलिए प्री का टारगेट 170 आइडियल स्कोर, मेंस का 340 प्लस, और उसके बाद आपका डीवी और जॉब लगेगा। तो ये आपको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गोल सेट करके अपने सामने, और उसमें भी देखो प्री में भी आपको ब्रेक डाउन कर लेने हैं कि भाई मैथ में मुझे 50 में 50 लाना है, इंग्लिश में मुझे 50 में 50 लाना है, रीजनिंग में मुझे 50 में 50 लाना है, और जीके में 35। मैं 50 में 50 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों अचीवेबल है, बहुत ईजिली कर सकते हो। 50 में 50 इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, क्योंकि इसमें हाई स्कोरिंग है। लेकिन जीके में आप नहीं कर सकते, इसमें वास्ट होता है सिलेबस, अनएक्सपेक्टेड भी होता है। तो इसमें 35 भी स्कोर करोगे तो सही है। तो आपको अपने हिसाब से कर सकते हो सकता है 2 नंबर कम कर सकते हो, मैथ में 47.5, लेकिन मैं बोलूंगा कि आइडियल स्कोर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में 50 में 50 होना चाहिए, और जीके में थोड़ा कम बेसी कर सकते हो, उतना आपको टारगेट करना चाहिए। उसी तरह से मैथ में भी, मेन्स में भी, मैथ में मुझे कितना लाना है, रीजनिंग में मुझे कितना लाना है, मैथ ये इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश में कितना मुझे लाना है, रीजनिंग में कितना लाना है, जीके में मुझे कितना लाना है, वो फिक्स होना चाहिए। और ये वाला जो स्कोर है आपको अपने दीवार पे चिपका के रखना है कि मुझे इतना स्कोर लाना है किसी भी हालत में। और वही आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे पहला पड़ाव, और सबसे पहले किस पे फोकस करना है, सीजीएल प्री पे। अभी मेंस जाने दो, मेंस जब प्री क्लियर हो जाएगा तब मेंस पे फोकस करेंगे, लेकिन अभी डिसाइड हो जाना चाहिए सब कुछ कि क्या क्या कितना मार्क्स लाना है, तब जाकर के आपको जर्नी में मजा आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या करना है, सिर्फ गोल लिख लेने से नहीं होता है। हमारा माइंड ना बहुत सारी चीज़ों से बचपन से लेकर के प्रोग्राम कर दिया गया है। हम जब अपना गोल भूलते हैं ना, तो हम फिर से पुराने आदत में चले जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टाइम वेस्ट करना, ये शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको अपना गोल्स याद रखना है। आई एम
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलना है अपने आपको, अगर आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर गोल है तो आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बार बार बोलते रहना, वो भी लिख देना है आपने टेबल पे जाकर के ऐसे चिपका के बड़ा सा आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर बड़ा सा चिपका कर अपने स्टडी टेबल के सामने, ताकि आप बार बार देख सको। आई हैव डन इट फॉर माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट, ऐसा आप लिख सकते हो। ये 3-4 स्टेटमेंट लिख करके चिपका दोगे ना तो आपको अपना गोल याद होगा। जैसे ही आप अपना गोल याद करोगे आपको पता चल जाएगा प्री में मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मेंस में मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, और ऐसे करके अचीव करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या आता है कि सेट योर टारगेट, सेट योर गोल्स, विदाउट गोल्स डोंट स्टार्ट दिस जर्नी। ओके, मैं बोलूंगा कि फिर तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर बिना एम के, बिना गोल के अगर आप तैयारी करते हो तो आपको फिर हार ही मिलेगी, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है। अब हम आगे चलते हैं फिर से। अब चलते हैं कि अब भाई मैंने अपना गोल सेट कर लिया सब कुछ, अब तैयारी कैसे करें। देखो तैयारी कैसे करें, हम एग्जाम को कैसे करें। क्रैक करने का एक सिंपल सा तरीका है, अगर एसएससी सीजीएल एग्जाम निकालना चाहता हूँ ना तो सिंपल ये फंडा याद रखना, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा अंदर, कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा बहुत अच्छे से। अगर भाई अब तैयारी करनी है तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके का सिलेबस कंप्लीट करोगे ना भाई, तभी तो होगा चीज़ें। उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि एग्जाम जो एसएससी इज ऑल अबाउट पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के 70 से 80% क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, वैल्यूज को चेंज करके, थोड़ा मोड़ा चेंज करके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ही डालते हैं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, और मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना है। बस ये 3 काम अगर अच्छे से कर दिए ना बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका एग्जाम निकल जाए। अब इसी को हम ब्रेक डाउन करेंगे सारे सब्जेक्ट में कि कैसे करना है, सिलेबस कैसे करना है सारे सब्जेक्ट का, पीवाईक्यू कैसे हमें लगाने होते हैं, मॉक टेस्ट कैसे लगाना होता है, रिवीजन कैसे करना होता है, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हम जब सिलेबस, पहला काम कब है कि सिलेबस कंप्लीट करना। तो सिलेबस जब हम शुरू करते हैं कंप्लीट करना तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि भाई हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि आजकल ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, दूसरा है कि ऑफलाइन कोचिंग, आसपास में हमारे कोचिंग चल रहे हैं, और एक तीसरा ऑप्शन है गुरुकुल का। हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे कि किसके लिए बेटर है ऑनलाइन कोचिंग, किसके लिए ऑफलाइन कोचिंग, और किसके लिए गुरुकुल बेटर है और कहाँ से पढ़ना चाहिए। तीनों चीज़ मैं बताऊँगा। देखो ऑनलाइन कोचिंग उसके लिए बेटर है ना, ठीक है, जो कि एक डिसिप्लिन पर्सन है ऑलरेडी, उसको पता है कि मुझे अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है और दिन भर कैसे बैठना है 12-10 घंटे घर पे ही, और घर पे ही रख करके कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग उसके लिए है जो घर पे रख करके ही तैयारी करना चाहते हैं और घर में उसका कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। ऑनलाइन कोचिंग चुपचाप ले ले, बेस्ट टीचर से आप पढ़ाई कर सकते हो, कम प्राइस कम खर्चे में 3000-2000 में आपका पूरा बैच मिल जाता है, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। ड्रॉबैक यही है कि जब ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो आप उसको थोड़ा सा सीरियसली कम लेते हो। किसी का फ़ोन आ गया बीच में, फ़ोन उठा लिए, किसी का घर से कॉल आ गया, कुछ आ गया, कोई बुला लिया, वहीं पे पॉज करके चल दिए। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी के अंदर वो डेडिकेशन है कि भाई अगर मैंने अपना ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया, 2 घंटे का लेक्चर देखना है तो देखना है, उसके बाद ही कुछ काम होगा। जिसको नींद नहीं आती है कि लेक्चर देख रहे हो तो मस्त एकदम एंजॉय करके अच्छे से तैयारी कर रहे हो, उसको करना चाहिए ऑनलाइन कोचिंग, कम पैसे में करना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग किसके लिए, ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए है ये जो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है। आप क्लास में जाते हो, आपको वहाँ पे बैठना ही पड़ता है, ठीक है। घर में अब जो घर में पढ़ने बैठा, 2 घंटे का लेक्चर है, 10 मिनट किया, 10 मिनट के बाद उसको नींद आने लगा, वो पर्सन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑफलाइन में जाओगे तो आप क्लास में बैठोगे, आसपास दोस्त मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोगों के साथ आप थोड़ा सा शेयर करोगे, थोड़ा सा बातचीत करोगे, क्या बोलते हैं, एक ग्रुप बनेगा आपका, ग्रुप में स्टडी करोगे, तो उनके लिए अच्छा है जो कि ऑफलाइन कोचिंग, आसपास कोचिंग भी है वो भी। टाइम टेकिंग थोड़ा सा ऑफलाइन कोचिंग आपका हो जाएगा क्योंकि आप जाओगे आओगे, ट्रैवल जर्नी, ये सब चीज़ें लगेगी, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव है ऑनलाइन कोचिंग के कंपेयर में ऑफलाइन कोचिंग। और थोड़ा सा खर्चा भी, ऑफलाइन कोचिंग लोगे तो 20 से 25 हज़ार में आपका ऑफलाइन कोचिंग कंप्लीट होता है। और हो सकता है कि आपको अच्छा कोचिंग ना मिले तो घर से दूर भी जाना पड़े। जैसे कि मैंने भी ऑफलाइन कोचिंग लिया था तो मैं रांची से रहता था, रांची में मैं दिल्ली में तैयारी करने आया था, क्योंकि उस समय सब लोग बोलते थे दिल्ली में ही अच्छी तैयारी होती थी, तो मैं दिल्ली में आकर के तैयारी किया था, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आप आसपास में भी अच्छे कोचिंग हो जहाँ से लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं, जहाँ से रिजल्ट आ रहा है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन से बेटर है ऑफलाइन, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि आप लाइब्रेरी में भी पढ़ना, लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो चाहे ऑफलाइन, लाइब्रेरी पढ़ना इज मस्ट। अब एक आ गया गुरुकुल, जिसका ना ऑनलाइन कोचिंग हो पा रहा है ना भाई, ऑनलाइन कोचिंग में भी नहीं हो पाता, ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं होता, क्योंकि वो अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसा माहौल ही नहीं मिल पा रहा है, उनका जो बैड हैबिट है वो टूट ही नहीं रहा, मोबाइल में स्क्रॉलिंग वाला आदत जा ही नहीं रहा। उसके लिए मैं बोलूँगा कि गुरुकुल बेस्ट है। आप गुरुकुल जा सकते हो और गुरुकुल से तैयारी कर सकते हो। वहाँ पे क्या होगा, गुरुकुल में क्या होता है ना कि आप जाओगे, वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं होता, सिर्फ शायद वीक में 1 दिन अलाउड होगा, बाकी दिन बिना आपको मोबाइल के, आपको खुद से सिर्फ पढ़ाई करना, आपको सब कुछ वहाँ मिलेगा, रहने खाने सब कुछ, आप लाइब्रेरी फैसिलिटी, वहाँ पे आपके टाइप के ही बच्चे रहेंगे जो तैयारी करते रहेंगे, वहाँ पे आपका हैबिट वहाँ पे चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। और जितना भी बैड हैबिट्स है वो हो जाएगा। और बहुत अच्छा है अगर आप 6 से 8 महीने गुरुकुल में बिता लिए तो समझो आप अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लोगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आपकी सारी बुरी आदतें ना यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और गुरुकुल
गुरुकुल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत सीरियसली बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहिए, ये दोनों मेरे लिए काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। और गुरुकुल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक मेंटोर 365 गुरुकुल के नाम से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इनका एक मैंने वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले, मैंने रिव्यू भी दिया था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, उनको खाना कैसा मिलता है, कैसे पढ़ाई होता है, वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे आपको थंबनेल में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, उस नंबर पे जाकर के आप क्वेरी पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे कैसा फैसिलिटी है, क्या है, क्या फी प्राइस है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। चलो, तो अब आपको पता चल गया कि आपको सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर गुरुकुल से। अब चलते हैं कि अब चलो स्ट्रैटेजी चलते हैं कि भाई मैथ्स में कैसे करें, कितना मार्क्स लाएं, कितना टारगेट रखें, कितना घंटे टाइम देना है। तो देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है तो आपको पता चल रहा है कि ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। ठीक है, इसमें गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और इसका जो टारगेट करना प्री में ना 50 में 50 स्कोर करना है। एडुकेटिव पैटर्न को मैंने ब्रेक डाउन किया है। ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको कोई भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, जिसके कि लेंदी एकदम क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। 50 में 50 इजिली स्कोर किया जा सकता है इसमें। ठीक है, टाइम कितना देना है, 22 से 25 मिनट दोगे आराम से निकल जाएगा आपको। ठीक है, और कितने घंटे टाइम, मतलब कि मॉक में कितना टाइम है, मॉक का टाइमिंग है, और कितने घंटे पढ़ने आने, आवर्स कितना घंटे, तो 3 से 4 घंटे आपको डेली का पढ़ाई करना है। ओके, मैथ्स के लिए कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहला है कि सिलेबस को कंप्लीट करना, तो कहाँ से करें कंप्लीट। तो देखो, आपको मैथ्स कंप्लीट करना है तो या तो ऑनलाइन कोई पेड बैच ले लो, सबसे बेस्ट है, या फिर कोई यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, या फिर आपका मेरा टारगेट बैच है, मेरा टारगेट ग्रुप है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, गोल्डन एजुकेशन ऐप पे जाओगे, गोल्डन एजुकेशन ऐप, वहाँ से कर सकते हो। 3 ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ कि आपका कोई पेड बैच होगा, आप वहाँ से कर सकते हो। कोई भी टीचर को आप सेलेक्ट कर लो, जो आपको टीचर अच्छा लगता है। आजकल ना टीचर को सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप देखो 3-4 टीचर से पढ़ के देखो, जिसके साथ आपका ट्यूनिंग बैठ रहा है, जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है, उसका चुपचाप बैच ले लो ऑनलाइन, या फिर कहीं से पढ़ रहे हो तो बस वहीं से अपना धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट करते रहना। यूट्यूब पे भी अगर आपको पढ़ना है फ्री में, तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट बता देता हूँ। एसएससी मैथ्स करके एक चैनल होगा, पवन राव सर का एक पूरा प्लेलिस्ट सारे चैप्टर्स का डाला हुआ है, बहुत अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से आप वहाँ से फ्री में पढ़ाई कर सकते हो। 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको डेली का टारगेट के हिसाब से पढ़ना है, तो आप गोल्डन एजुकेशन ऐप पे जाना, वहाँ पे आपको एक विजय पथ बैच मिल जाएगा। विजय पथ बैच, वहाँ पे भी आपको सारे मैथ्स के क्लासेस डेली वाइज, टारगेट वाइज आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब जहाँ से भी टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, याद रखना कि आपको नोट्स कॉपी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप में से मन कर रहा होगा बहुत सारे, सर नोट्स कॉपी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लगे चाहे नहीं लगे, आपको नोट्स कॉपी बनाना पड़ेगा भाई। नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे बाद में फंसोगे। नोट्स कॉपी आपके हथियार का काम करता है। अगर आप एक जंग लड़ने जा रहे हो ना, जैसे एसएससी जैसे जंग को, तो नोट्स कॉपी आपका हथियार है। इस हथियार के बिना आप नहीं लड़ सकते, इसलिए आपको नोट्स कॉपी प्रॉपर बनाना है। अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो, पहला नंबर क्वेश्चन आया, पहला नंबर क्वेश्चन अपने नोट्स कॉपी में लिख लो, स्पाइरल टाइप वाले रखना, क्वेश्चन लिख लो, फिर सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करो, फिर सर का देखो सॉल्यूशन। नहीं आ रहा तो पहले सर का सॉल्यूशन ही देख लो। और आपको सीखना है। मैथ्स क्या है, सीखने वाली चीज़ है। अब जो पहले ट्रेडिशनल मेथड हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो आजकल काम नहीं करता है। अब आपको थोड़ा सा ट्रिक से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, रेशियो मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, वैल्यू पुटिंग मेथड से, और ये आपको टीचर ही सिखा सकता है। और मोर एंड लेस सब लोग, सभी टीचर एक होते हैं, एक जैसे ही पढ़ाते हैं। आप किसी भी टीचर का ले सकते हो, राकेश यादव सर है, भूतेश सर है, अभिनय सर है, जिससे आपको अच्छा लग रहा है, आपका आदित्य रंजन सर है, आपको जिससे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, उनका बैच ले लीजिए, सबसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना नोट्स कॉपी बनाइए, एक एक चैप्टर करके पढ़िए एक। और उसके बाद जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाए ना, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करते जाना। पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए आपको पीवाईक्यू बुक रखना पड़ेगा एक। ठीक है, पीवाईक्यू बुक मतलब जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन हो, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज से शुरू किया, तो परसेंटेज जब आप अपने अच्छा से कर लिया, तो परसेंटेज का आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने तो पड़ेगा ना। आपका नोट्स कॉपी तो आपने अच्छे से कर लिया, लेकिन पीवाईक्यू तो कैसे आ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पे कैसा आता था, मेरे से बन नहीं रहा है कि नहीं बन रहा है, वो आपको तो चेक करना पड़ेगा ना। उसके लिए मैं बोलूँगा कि पीडब्ल्यू की बुक्स आती है, अच्छी बुक्स है। मैंने इसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है कि अभी मार्केट में जो जो बुक्स मिल रही है, उनमें से ये बेस्ट बुक है, इसलिए क्योंकि इसमें ना आपको CHSL लेवल का अलग क्वेश्चन डाल दिया गया है, MTS का अलग डाल दिया गया है, CGL का अलग डाल दिया गया है। इससे क्या है कि आप अच्छे से चीज़ें कर सकते हो। मैं एक बार दिखाता हूँ कि आपको कैसे आपको इसकी बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये मैथ्स की बुक है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका प्राइस, इसको ये बुक का लिंक मैं डाल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको। एसएससी गेम चेंजर बुक TCS आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। एसएससी के सारे एग्जाम्स को कवर किया गया, कितना कितना क्वेश्चन आता है वो सब आपको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, तो GD कांस्टेबल में नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सारे। उसके बाद फिर से एसएससी एमटीएस में जितने क्वेश्चन आए वो आपको पता चल जाएगा। एसएससी CHSL में इस नंबर सिस्टम पे जितने क्वेश्चन आए वो पता चल जाएगा। CGL लेवल में जितने क्वेश्चन आए वो पता चल जाएगा। अच्छा है ना, जब आप CGL का तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ CGL का क्वेश्चन कर लो चुपचाप,
क्योंकि बहुत सारे जो पीवाईक्यू होते हैं उसमें सारे CHSL CGL सब डाल देते हैं, तो आप सिर्फ CGL के और कम क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात है ना, आप ज़्यादा क्वेश्चन लगा करके कोई भी फायदा नहीं होता। आप देखो आजकल का बुक्स में आपको 400 500 200 300 क्वेश्चन करवाएंगे, उससे फायदा नहीं होने वाला। आप कम क्वेश्चंस को करो लेकिन उनको बार बार रिवाइज करो। जैसे इसमें 73 क्वेश्चन ही है सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के, इन 73 क्वेश्चन को और अपने नोट्स कॉपी को आप कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। और अच्छे से सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ट्रिक्स भी बताया हुआ है, कुछ कुछ में टॉपर्स गाइडेंस भी दिया हुआ है, और हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में। कुछ और चैप्टर्स को मैं देखता हूँ, जैसे मान लो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, हाँ ये है परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे CHSL लेवल का क्वेश्चन है, तो CHSL में देखो बहुत सारे शिफ्ट हुए थे, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे आपके यहाँ पे परसेंटेज में। परसेंटेज में आपको CHSL में ही आपका 119 क्वेश्चन है। तो अब जब CHSL का तैयारी करो तो ये करना, आपको पहले टारगेट क्या करना है। अगर CGL का तैयारी कर रहे हो तो CGL वाले क्वेश्चन करना, दिल्ली पुलिस कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस का करना। CGL में देखो यहाँ CGL का क्वेश्चन है तो CGL का क्वेश्चन करना। CGL में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया होगा, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो CGL में आपका 186 क्वेश्चन पूछा गया, 186 क्वेश्चन कर लोगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना कर लोगे, आपका काम हो जाएगा, सबका सॉल्यूशन भी दिया हुआ। तो इस तरह से आपको इस बुक से करना है, ठीक है। बट याद रखना कि कम से कम क्वेश्चंस को करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं होता। अब उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप पढ़ो तो आप चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलो। ऐसा नहीं कि परसेंटेज पढ़ें, टाइम एंड वर्क में गए और उसके बाद फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन में गए, तब तक पीछे आप सब भूल जाओगे। इसलिए रिवाइज करते हुए चलो। एक अगले चैप्टर पे गए, पिछले चैप्टर जरूर आपको करना है। अगले चैप्टर पे जब मूव किए, पिछले चैप्टर को रिवाइज बीच बीच में करते रहना। अपने नोट्स कॉपी को खोलना है, नोट्स कॉपी को बार बार रिवाइज करते रहना। उनके क्वेश्चन को रैंडमली 4-5 क्वेश्चन को अपने आप को टेस्ट करना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे रिवाइज तो कहीं ना कहीं बीच में फंसोगे। इसके लिए रिवाइज करते चलना ताकि आपका काम होते जाए। और रिवीजन करने का एक और अच्छा तरीका है ना कि चैप्टर वाइज टेस्ट लगाते जाना। परसेंटेज हम 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, एक आध दिन गैप देना अपने आप को, रुकना, आगे मत बढ़ना। रुक के क्या करना कि चलो भाई चलो 2 दिन का टाइम देते हैं ना, परसेंटेज को रिवाइज करके उसको चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लेते हैं। टेक्स्ट बुक पे जाना, आपको चैप्टर वाइज वहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप अपना चुपचाप टेस्ट लगा लेना। एक मान लो कि आपने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया, टेक्स्ट बुक पे जाना, टाइम एंड वर्क का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से करोगे तो बहुत अच्छा होगा। रिवीजन नहीं करोगे तो फंसोगे, मैं पहले बताता रहा हूँ। फिर बाद में मत बोलना कि सर आप नहीं बताए थे, रिवीजन नहीं। रिवीजन करना पड़ेगा, आगे बढ़ते चलो, फिर पीछे की चीज़ों को रिवीजन करते चलो। उसके बाद एक और गलती लोग करते हैं ना, जब मैथ स्टार्ट करते हैं तो अर्थमेटिक एडवांस दोनों होता है। तो आपको एक साथ एक बार तो दोनों नहीं स्टार्ट करना है कि अर्थमेटिक भी स्टार्ट कर दिए चैप्टर 1 और एडवांस भी खत्म कर दिए, स्टार्ट कर दिए। ऐसा गलती करोगे तो फंसोगे। फिर से वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक के साथ एक ही चैप्टर स्टार्ट करना। मैं बोलूँगा अर्थमेटिक से स्टार्ट करना, आप परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हो या फिर टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर सकते हो। ये दोनों चैप्टर अच्छा है, इन दोनों से स्टार्ट कर सकते हो। फिर रेशियो प्रोपोर्शन उसके बाद सारे टॉपिक हो जाएंगे अर्थमेटिक का, तब जाकर के एडवांस मैथ में जाना, ठीक है। एडवांस मैथ बाद में ही करना, क्योंकि मैंने अच्छे से एनालाइज किया ना, तो एडवांस मैथ से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक, ठीक है। तो 1 एट ए टाइम एक चैप्टर एक साथ करना। अब मैं आपको वेटेज दिखाने वाला हूँ कि कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है इक्विटी पैटर्न पे। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा तो आपको पता चलेगा ना। देखो मैथ्स का सारे टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो पहले ट्रेंड था कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस में ज़्यादा वेटेज होता था। लेकिन अब क्या किया ना, अर्थमेटिक में ये मैं रेड से जो लिखा हूँ ये इक्विटी पैटर्न वाले हैं। इक्विटी पैटर्न पे देखो कि ज़्यादा जो वेटेज मिलेगा आपको अर्थमेटिक वाले मिलेगा ऊपर वाले में, और नीचे एडवांस में कम है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा जा रहा है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इधर अर्थमेटिक वाले पोर्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ये देख लो, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ओके। और एडवांस में मैंने देखा कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे में एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पूछ रहे। एक किसी में तो अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं, मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एरिया कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ये सब वाले क्वेश्चन, वो भी सिंपल इजी क्वेश्चन, 1 लाइनर टाइप के। आपको फॉर्मूला याद हो, ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन हो वो भी ईजी पूछ रहे हैं, और DI से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, DI से, ठीक है। तो आपको अगर काम करना है तो मैं बोलूँगा कि अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से ध्यान देना। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जोड़ घटाओ ऐसे गुना मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट करके डाल दिया गया, इसका बताया गया कितना आंसर है। 2 क्वेश्चन निकल जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम से, एवरेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहे हैं, इधर से कम पूछ रहा है। तो मैं बोलूँगा अगर इधर काम भी करोगे ना तो ज़्यादा सबसे पहले चलना मेंसुरेशन पे, ठीक है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पे ज़्यादा काम करना, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री पे हल्का फुल्का काम कर लेना, वैल्यू पुटिंग से आपका काम चल जाएगा, लेकिन इसको अच्छे से करना है आपको। तो ये रहा मैथ का पूरा जर्नी। मैथ में समझ में आ गया होगा चीज़ें कि कैसे करनी है। मैथ इजी है भाई, हार्ड मत समझना, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलना। भूलोगे चीज़ों बार बार भूलोगे, लेकिन बार बार फिर से याद करो। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कैसे काम करना है। कि देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, मान लो कि 3500 के आसपास क्वेश्चन है लगभग,
3000 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग टाइप के मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं। मान लो आपने 1000 क्वेश्चन किए, 1000 क्वेश्चन किए, आपका 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन बना हुआ है, लेकिन जब आप मॉक लगाओगे तो इन 3000 में से 2000 तो बचे हुए हैं ना, 2000 में से मान लो 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर एक मॉक से आते जाएंगे। आपको सीख करके आपको अपने कलेक्शन में डालते जाना है। इधर से आपका घटते जाएगा और इधर आपका ऐड होते जाएगा। जिस दिन आप 3000 क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, फिर देखना कि यही सब क्वेश्चन आपका रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखना कि 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, उन 3000 क्वेश्चन को अगर हमने एक बार अच्छे से कर लिया, बार बार रिवाइज कर लिया, तो फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मैथ्स का यही खेल है, बस इतना ही करना है। अब मैथ्स हो गया, अब हम चलते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी। ओके, बहुत लोगों का डर होता है, हिंदी मीडियम वालों का तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मेरा खुद दिक्कत था भाई, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे को किया था। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मेरा जो सिलेक्शन नहीं होगा ना, वो इंग्लिश की वजह से नहीं होगा, क्योंकि मेरा मैथ में तो ठीक था, बेसिक ठीक था, तो मैं सोचा था मैथ तो कर लूँगा किसी तरह से, लेकिन इंग्लिश में बहुत हाथ ढीला था, बोलते हैं ना कि वो कैप्स नहीं आता था, करेज का मतलब नहीं समझ में आता था, रीडिंग नहीं कर पाता था, एक पैसेज इजी वाला दे दिया वो नहीं समझ आता था, मीनिंग याद नहीं होता था। लेकिन मैंने मेहनत किया, फिर बहुत मेहनत किया। इसके लिए मैंने क्या किया, टारगेट तो पहले मैंने 50 में 50, मेरा 45 था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने टारगेट 45 किया था, क्योंकि मुझसे लगता था 50 में 50 तो इंग्लिश में लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को 45 स्कोर दिया था इंग्लिश के लिए। लेकिन 50 में 50 भी लाया जा सकता है, ठीक है, आराम से। और इसमें भी आपको कितना 3 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। और इंग्लिश में पहले मैं बोलता था कि 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन एडिक्विटी पैटर्न थोड़ा सा टफ पूछ रहा है, आपको 12 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा एडिक्विटी पैटर्न के क्वेश्चन को बनाने में। सच में 12 से 15 मिनट तक का टाइम लग जाएगा, इसलिए बाकी वाले सेक्शन में आपको टाइम बचाना पड़ेगा, ठीक है। 8 से 10 मिनट में पहले का क्वेश्चन हो जाते थे, जो टीसीएस पैटर्न वाले थे, इजी थे, लेकिन 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है इंग्लिश की। इंग्लिश में मैं बोलूँगा कि 3 घंटे का टाइम हर दिन देना है। इंग्लिश को 3 सेक्शन में बांटना है आपको। इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है वोकैबुलरी, जिसमें कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सजेशन, इडियम्स, मिसस्पेल्ड हो गया, हिमोनिम्स हो गया, ये सब चीज़ आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि पैसेज, क्लोजेस, पैराजम्बल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव इसी में मैं मान सकता हूँ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इसमें, ठीक है। और एक ग्राम होता है जिसमें ग्रामर के रूल्स होते हैं, प्रीपोजिशंस होता है, ये सब चीज़ें होती है। और इन दोनों का जो रोल है ना, अभी के हिसाब से एडिक्विटी पैटर्न के हिसाब से 70 से 80% का है, और ग्रामर का रोल सिर्फ 30% है। तो आपको इन दोनों को इंप्रूव करना होगा ज़्यादा अच्छे से। इन दोनों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका ग्रामर भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। 30% काम, उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा इसको। तो मैं बोलूँगा कि वोकैब पे काम करना और इस पे काम करना। कितना टाइम देना है, 1 घंटे वोकैब पे देना, 1 घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे देना, और 1 घंटे के आसपास ग्रामर, और एक ग्रामर के साथ साथ एक सेक्शनल टेस्ट भी लगाना शुरू कर देना, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं कि वोकैब में क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। देखो वोकैब्स में क्या करना ना, 1 घंटा जब बैठना ना, तो कोई भी एक वोकैब्स की बुक ले लो चुपचाप। आपके पास वोकैब्स की बुक्स होगी भी, मुझे पता है, उसी बुक से आपका काम चल जाएगा। नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 बुक आती है, ब्लैक बुक आता है, और एक मैं बुक लाने वाला हूँ बहुत जल्द, गोल्डन बुक आने वाला, और सब बुक से बेस्ट होगा। जितने भी मार्केट में बुक्स हैं उससे सबसे बेस्ट, क्योंकि इतने इजी तरीके से आप सारा कुछ याद कर पाओगे ना वोकैब्स, मज़ा आ जाएगा आपको। सारा का ट्रिक भी दिया रहेगा कि कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। और बहुत अच्छा बनाने वाला हूँ, जल्दी आने वाला है, इसलिए चेक करते रहना। जैसे ही गोल्डन बुक आएगा, गोल्डन बुक ऑफ वोकैबुलरी, गोल्डन होगा ये, ठीक है। तो सिनोनिम्स याद करो, हर दिन 20 वर्ड्स लेना। वर्ड मीनिंग याद करना शुरू करो, ए से लेकर के जेड तक सारे जितने वर्ड्स याद करोगे, आपको उसका सिनोनिम एंटोनिम अपने आप पता चलेगा। सिनोनिम का मतलब उसका सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट मीनिंग। अगर किसी वर्ड का आपको पता है मीनिंग क्या होता है, तो उसका उल्टा तो भाई पता होगा ना भाई, इसलिए सबका मीनिंग याद करो। मैंने सारा का मीनिंग याद किया था, मैंने सिनोनिम याद नहीं किया था कि इसका 5 सिनोनिम ये होता है, इसका 5 एंटोनिम ये होता है, ऐसा नहीं। मुझे पता है कि अबेटमेंट का मतलब दुष्प्रेरण होता है, तो किसी को प्रेज करना मतलब उसका बड़ाई करना, उल्टा उसका होगा। तो इस तरह से मुझे पता था, तो मैं सिर्फ मीनिंग याद करता था। ए से जेड तक सारे मीनिंग्स को याद करने हैं। OWS भी वही 10-15, आपको एक दिन में क्या करना है, 10 से 15 वर्ड्स याद करने हैं, 10 से 15 OWS और 10 से 15 इडियम्स याद करने की कोशिश करना है, बस इतना। 30 मीनिंग्स डेली याद करोगे, महीने में 900 आप वोकैब याद कर लोगे, और 6 महीने में 954, 5000 के आसपास याद हो जाएगा। 5000 में आपका काम चल जाएगा। 3 से 4000, 3000 के आसपास मीनिंग होंगे आपके, 1000 आपका OWS होगा और 1000 इडियम्स होगा। 5000 मीनिंग्स याद हो जाएगा। मिस स्पेल्ड कुछ वर्ड्स लिख के करना होता है। रीडिंग इस पे एक मैंने डिटेल वीडियो भी बना दिया इंग्लिश स्ट्रेटजी पे, वो आप देख सकते हो और अच्छे से पता चलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल, ये सब आपको करना है हर दिन। अभी से ही क्या करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब ना करके सबसे पहले रीडिंग डालना शुरू करो। हर दिन आपको रीडिंग डालना है, ठीक है। हर दिन आपको रीडिंग डालना है। रीड बुक्स, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हर दिन आपको रीडिंग डालना है। एक उसमें से 40 से 45 मिनट आपको रीडिंग डालनी है, ठीक है।
40 से 45 मिनट आपको रीडिंग। और कहाँ से डाल सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना। आप तो पेपर से पढ़ सकते हो, या तो फिर आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा कि NCERT की क्लास का 6 क्लास का 7 क्लास का 8 क्लास का 9 क्लास का 10 क्लास का बुक्स पढ़ना शुरू करो। स्टोरी बुक्स, जो NCERT की स्टोरी बुक्स आती है ना, वो पढ़ना शुरू करो। वहाँ से पढ़ने से आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहीं के वोकैब्स यूज होते हैं, वहीं के आपके कभी कभी पैसेज यूज कर देते हैं, वहीं के आपको स्टोरी का यूज करके पैसेज बना लेते हैं। तो ये पढ़ोगे तो सबसे फायदा होगा, और उसी के मीनिंग्स भी यूज। तो मैं बोलूँगा कि 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास ये पूरा खत्म कर लो NCERT का इंग्लिश बुक बहुत अच्छे से। कैसे पढ़ा जाता है इंग्लिश का स्टोरी बुक्स कैसे पढ़ें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर गोल्डन ASO इंग्लिश रीडिंग करके डालोगे, हाउ टू रीड इंग्लिश NCERT बुक्स, तो आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और ऐसा पढ़ना है ना कि आपको कहीं पे भी नया वर्ड मीनिंग मिले तो उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग वहीं बुक पे लिख लेना है। ये नहीं कि बाद में करेंगे, ये करेंगे, ऐसा आलस करोगे तो नहीं होगा। आपको अगर वोकैब्स सीखना है तो आपको एक बगुले की आंख होनी चाहिए, जो बोलते हैं ना बगुला एकदम ध्यान से देखता रहता है, जहाँ कहीं उसको मछली मिला तुरंत पकड़ लेता है। उसी तरह से आप जब वोकैब्स का याद करना है तो आप पैसेज भी पढ़ रहे हो, चाहे बुक पढ़ रहे हो, कहीं से भी नया वोकैब मिला आपको आपके वोकैबुलरी का लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। ऐसे ही मैं करता था, एक वोकैब्स की कॉपी मैंने बना ली थी। जो वोकैब्स मैं बुक से याद करता था वो तो ठीक ही है, मुझे पैसेज में मिल गया, मैंने नोट डाउन कर लिया, उसके साथ एक एग्जाम्पल लिख दिया, गूगल से सर्च करके मैंने उसका एग्जाम्पल लिख लिया, ऐसे करता था। तो आपको भी ये करना है, वोकैब्स को याद करना है। और क्या करें, 10-15 मिनट टाइम मिलेगा ना तो एक पैसेज सॉल्व कर लेना, कहीं से क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लेना, PQRS 2-4 सॉल्व कर लेना। इजी वाले पहले स्टार्ट करना, इजी वाले से स्टार्ट करना है, हार्ड वाले से स्टार्ट नहीं करना। इजी वाले से स्टार्ट करोगे तो सबसे ज़्यादा फायदा आपका होगा, ठीक है। देखो वोकैबुलरी की एक चीज़ और बताता हूँ, वोकैब मैराथन की एक बुक बोल रहा हूँ, वोकैब मैराथन की एक वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है, 11 घंटे की वीडियो। गोल्डन एजुकेशन चैनल है, सर्च करोगे गोल्डन एजुकेशन, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो देख लेना, आपका वोकैब का आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और या फिर कोई भी बुक आपके पास है वहाँ से आप कर सकते हो। एक वर्ड पावर मेड इजी करके भी बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, उसका इमेज दिख रहा होगा। ये बुक बहुत अच्छी है, ये बुक अगर आपने कंप्लीट कर लिया, ये जो वोकैब मैराथन है ना इसी बुक के बेस्ट पे है, इसको देख लोगे तो फिर ये बुक अच्छे से पढ़ पाओगे। ये बुक को कंप्लीट जरूर करना अगर आपको वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करना तो, ठीक है। तो 1 घंटा आपका वोकैब पे काम करना है, 1 घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपका समझो कि 70% काम हो गया। 1 घंटा आपको क्या करना, थर्ड आवर कि आपको ग्रामर पढ़ने। ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, आप जहाँ से भी क्लासेस ले रहे हो, कोई भी आपका टीचर फेवरेट टीचर है वहाँ से अपना बैच ले लो और वहाँ से ग्रामर चैप्टर वाइज लिखना शुरू कर दो, ठीक है, कोई भी पेड बैच से। या फिर अगर आपको यूट्यूब से फ्री चाहिए तो अमन वसीम सर का इंग्लिश का प्लेलिस्ट देख सकते हो, तरुण ग्रोवर इंग्लिश प्लेलिस्ट सर्च करो, वो मिल जाएगा। गोल्डन एजुकेशन पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा ग्रामर खत्म किया हुआ है, ठीक है, मैराथन बना करके, तो ये भी देख सकते हो। एक बार तीनों देख लो, जो अच्छा लग रहा है ना वहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हो। ये वाला गोल्डन एजुकेशन वाला भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। जाओ यहाँ से भी कर सकते हो फ्री में। अब अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि रूल्स याद करने तो रूल्स याद नहीं होता एक बार में, 4 बार 5 बार 6 बार याद करोगे तो हो जाएगा। और हर एक चैप्टर से आपको क्या करना है, 100 एरर क्वेश्चंस कर लेने और उन्हीं क्वेश्चंस को 5 से 10 बार आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इतना काम कर लोगे आपका हो जाएगा। और एक PYQ बुक रखनी है ग्रामर के लिए, ठीक है, ग्रामर प्रैक्टिस के लिए। मैं फिर से बोलूँगा, SSC गेम चेंजर की बुक आएगी आपको इंग्लिश की, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम ये बुक अच्छा बनाया हुआ है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। जैसे एरर स्पॉटिंग है, एरर स्पॉटिंग पे आपको नाउन में जितने भी एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आए हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है, नाउन के प्रोनाउन के एडजेक्टिव के सब मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है ये। यहाँ से आपको वोकैब्स का प्रैक्टिस के लिए आपको सब कुछ भी मिल जाएगा। यहाँ पे वोकैब्स प्रैक्टिस, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह मिल जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। तो ये बुक आप ले सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में देखना, एक बार चेक जरूर करना इस बुक को। लर्न वोकैब्स एज मैच एज पॉसिबल। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स, मैंने बोला कि याद करना है। वोकैब्स आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना डिक्यूटिव पैटर्न का, अभी मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, कितने क्वेश्चन यहाँ पे है अभी बताने वाला हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स का यूज किया गया, डिफिकल्ट वोकैब्स का यूज किया गया। तो वोकैब्स को याद करना और लिख के याद करना, लिख के याद करोगे तो क्या होगा ना, इस वोकैब्स को आपको जो मिस स्पेल्ड वर्ड है ना वो भी चीज़ें का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, याद रखना ना, कभी ना आपको बीच बीच में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। और याद करना कि सोचना कि आपको 40 से 50 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से कर लेने हैं आपको। मैं यही करता था। मैंने एक MB पब्लिकेशन की बुक थी, MB पब्लिकेशन की बुक थी ना, उस बुक का PYQ बुक थी, उसका मैंने 20-30 सेट मैंने किया होगा, 20-30 सेट मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था। इतने अच्छे से कर लिया था ना कि उसका एक एक वोकैब्स याद हो गया था, एक एक ग्रामर रूल याद हो गया था, एक एक सिनोनिम एंटोनिम याद हो गया था। इस तरह से आपको 40-50 का टारगेट करना है कि आपको इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेना है, 4 बार 5 बार रिवाइज करके देखना, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और बी पेशेंट, आपका मार्क्स ऐसे इंप्रूव नहीं होगा। 3 घंटे आपको देना पड़ेगा,
3 घंटे का टाइम आप दोगे ना, और हर दिन 5 से 6 महीने देखो ना, आपका ड्रास्टिक ऐसे करके इंप्रूवमेंट होगा आपका इंग्लिश। ठीक है, 5वें 6ठे महीने में जाते जाते इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी हो सकता है कि आपका जो 0 लेवल पे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश, लेकिन जैसे जैसे टाइम देते जाओगे धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा। 2-3 महीने तक आपको ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन चौथे और 5वें और 6ठे महीने, चौथे 5वें 6ठे महीने में तो आपका फिर गेम चेंज हो जाएगा। आपको इंग्लिश सबसे ईजिएस्ट सब्जेक्ट लगेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करोगे तो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं और इडिक्वेटिव पैटर्न क्या बोल रहा है, कैसे एग्जाम्स आ रहे हैं। देखो, पहले जो जो TCS पैटर्न पे क्वेश्चन आते थे, इजी आते थे भाई, क्वेश्चन आराम से 50 में 50 स्कोरिंग था। अब 50 में 50 स्कोर करना उतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के 50 में 50 स्कोर होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले भी 2 था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन, अभी भी 2 क्वेश्चन इंप्रूव करना है सेंटेंस को। एक्टिव पैसिव से 2, अभी भी 2 क्वेश्चन। सिनोनिम से 2-3 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं। एंटोनिम से 1 या 2 क्वेश्चन, OWS से 1 क्वेश्चन, इडियम से 1 क्वेश्चन, आपको ऐसे आ जाएंगे। मिस स्पेल्ड वर्ड आपका 2 पूछा जाता है। एक तो मैंने देखा कि सबसे डिफिकल्ट जो सबसे लेंदी वर्ड था ना, वो पूछा गया था, वो मैंने कभी वर्ड आज तक पढ़ा भी नहीं था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मिस स्पेल्ड भी आ रहा है। पैराजंबल 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लोज टेस्ट या फिर पैसेज में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन की यहाँ पे क्या फील होगा, हीमोनिम्स पूछा जा रहा है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी 2 क्वेश्चन। तो यानी कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला करके 4 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है, थोड़ा सा लेंदी। मैं बोलूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको काम करना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना अच्छा करोगे ना, HENSION, जितना अच्छा करोगे ना कॉम्प्रिहेंशन, उतना अच्छा आपका इंग्लिश होगा। इसलिए मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, पैसेज सॉल्व करो, क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को जो भी आया हुआ है वो सॉल्व करो। ठीक है, एंड धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाना, धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाना। कभी कभी द हिंदू के एडिटोरियल्स वगैरह भी पढ़ना, तो इससे आपका इंग्लिश इंप्रूव होता जाएगा धीरे धीरे करके। अगर आप बेसिक लेवल वाले इंग्लिश करोगे, मैं बोलूँगा मार्क्स बहुत कम आएंगे। आपको हाई लेवल वाले इंग्लिश करने होंगे, अपना धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते चलना होगा, तब जाकर के हो जाएगा। अब इंग्लिश का हो गया, अब चलते हैं रीजनिंग पे काम करते हैं। ठीक है, रेडी? थकना नहीं है, अभी बहुत चीज़ बाकी है भाई। रीजनिंग के बाद मैं जीके बताने वाला हूँ, जीके कैसे करना है। ठीक है, जीके के बाद फिर उसका करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। अभी तो आधा वीडियो हुआ, अभी आधा बाकी है। अभी पेशेंस रखना है बहुत, ऐसे नहीं निकलता है SSC सीजीएल एग्जाम, बैठना पड़ता है। अगर मैंने इतना मेहनत किया इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप देखने के लिए तो मेहनत कर सकते हो ना, इतना समझने के लिए। अब हम चलते हैं रीजनिंग। देखो, रीजनिंग एक सब्जेक्ट है ना, जिसमें कि 50 में 50 तो स्कोर आप आराम से कर सकते हो, आराम से 50 में 50 स्कोर होगा। टाइम इसमें कितना से 15 से 18 मिनट का टाइम आपका लगेगा टेस्ट में, इतना ही टाइम आपको देना है। और 1 से 2 घंटा डेली पढ़ोगे ना रीजनिंग, तो आपका काम हो जाएगा। 1 घंटे भी कोई कोई पढ़ करके इसमें अच्छा मार्क्स ला सकता है डेली। पर ये मैं बोलूँगा कि रीजनिंग आपको डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक दिन गैप करके भी टाइम इसमें दोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है भाई रीजनिंग? रीजनिंग में भी लेकिन मैं बोलूँगा ना, इतना लाइटली नहीं लेना। ऐसा नहीं सोचना है कि रीजनिंग है किसी सब्जेक्ट है तो हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में पता चला 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, आपका लिस्ट से नाम बाहर हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रीजनिंग में भी अटेंटिव रहना है, अपना 100% देना है। क्या करना है? सबसे पहले अपना कंप्लीट सिलेबस करना है। आपको भी इसका भी अपना नोट्स कॉपी बनाना है। कोई भी एक पेड बैच ले सकते हो। यूट्यूब पे आपको रीजनिंग भाई अनुभव सर है, फ्री में आपको पढ़ाया हुआ, वहाँ से अपना नोट्स कॉपी बना सकते हो, या फिर आपका जो बैच है वहाँ से अपना एक नोट्स कॉपी बना लो। रीजनिंग में पता है क्या होता है? रीजनिंग में सारे चैप्टर्स में बहुत कम कम क्वेश्चन करवाए जाते हैं, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, उतना में ही सब कुछ क्लैरिटी हो जाती है। जैसे डाइस है, तो डाइस में 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, आपका डाइस क्लियर हो जाएगा। सिलोगिज्म में 15-20 क्वेश्चन करवाएंगे, हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो उसमें कुछ कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, वो हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा में एक चैप्टर निपट जाता है उसमें। ठीक है, तो आपको लेकिन सीखना होता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, तो ए से लेकर के जेड तक सारे वर्ड्स का लेटर पता होना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग पता होना चाहिए कि के है तो के 11 के बराबर होता है, आर होता है R1 Q 17 होता है, R 18 होता है। ठीक है, S 19, इस तरह से आपको पता ना होता, Q 17, M 13, तो सारे का एकदम फटाफट पता नहीं। देखो, मैं बहुत पहले 5-6 साल पहले पढ़ा था, लेकिन फिर भी याद है। आपको एकदम टिप पे होना चाहिए तुरंत। इसका अपोजिट भी पता होना चाहिए। LOV हमको याद है, L का उल्टा O होता है, V का उल्टा E होता है। आपको ऐसे होना, जैक एंड क्वीन ऐसे करके, तो वो सब चीज़ें होना चाहिए। सारा ट्रिक्स पता होना चाहिए कि अगर डाइस वाला है तो डाइस वाला, जैसे कि हमको पता होता है कि डाइस वाले में कैसे हम निकालते हैं। ओके, ऐसे करके करते थे, बहुत अच्छा। डाइस पता होना चाहिए, काउंटिंग फिगर पता होना चाहिए, कैसा है तो कितना इसमें फिगर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होना चाहिए। वो टीचर से पढ़ के ही समझ में आएगा, और उसको बार बार रिवाइज भी करना है। जैसे कि आपका सिलोगिज्म है, तो सिलोगिज्म में आपको पता होना चाहिए सम A R B, सम B R A, तो ये सब पता होगा तभी पता चलेगा कि कैसे निकालते हैं।
मेक प्रॉपर नोट्स, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना, उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहना। लर्न ट्रिक्स एंड टिप्स, ट्रिक्स जो हैं टिप्स है आपको याद करना पड़ेगा, मैंने बोला ना ट्रिक एंड ट्रिक्स को याद करना पड़ेगा। एंड डोंट थिंक यू आर गुड एट रीजनिंग, ये होता है बहुत सारे लोग अपने आप को अच्छा समझ लेते हैं, पता चल जाता है कि गलती होगी भाई। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो है कोडिंग डिकोडिंग। इसको एकदम ध्यान से रखने से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन, सीरीज नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, इसके बाद क्या आएगा वो सिलोगिज्म से 1-2 क्वेश्चन, वाटर इमेज मिरर इमेज, इससे आजकल क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। वाटर इमेज मिरर इमेज आजकल जो है ना वर्बल रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, आगे मैं अभी ब्रेक डाउन करूँगा कि एडुकेटिव पैटर्न में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट करना और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको लगा लेना है, ठीक है। गेम चेंजर जो बुक है PW का, वहाँ से कर लेना, वो भी आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हो आराम से। एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है, क्वेश्चन लगा लेना है, एक चैप्टर कंप्लीट करना है, क्वेश्चन लगा लेना। नहीं समझ में आया, फिर भी चैप्टर समझ में नहीं आया, यूट्यूब पे सर्च करना है, एक वीडियो 2 घंटे का मिल जाएगा, 2 घंटे का वीडियो देख लेना, आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी, ऐसे करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चलो रीजनिंग में क्या क्या ब्रेक डाउन किया है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन किया है, ओके। जैसे कि कौन कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि आपका यहाँ पे जो नॉन वर्बल रीजनिंग है जिसमें इमेज होते थे ना, उस वाले से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत कम, कुछ कुछ शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत कम पूछ रहा है। ज़्यादा जो है ना वर्बल वाले रीजनिंग है उससे पूछे जा रहे हैं, और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा भर भर के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो तुम्हारा नंबर सीरीज जिसमें है ना, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, यही दोनों से अल्फ़ाबेट सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जा रहा है कि इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा, ऐसे करके कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। सिलोगिज्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका क्यूब एंड डाइस से एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं। वर्ड बिल्डिंग पूछा जा रहा है कि अगर एक वर्ड है तो क्या होगा, आउट वन आउट पूछा जा रहा है, और इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा पैटर्न समझना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। कभी कभी तो पूछा जा रहा है कि हाँ ये वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सिमिलर कौन सा होगा, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ही वाज ए गुड बॉय, तो नीचे में भी ही वाज ए गुड बॉय कौन सा सही है, इस तरह से, और एक आध गलती हो गया होगा, मतलब आपको खाली सेम टू सेम कौन सा वर्ड नीचे लिखा हुआ सेंटेंस सेम एग्जैक्टली, एक भी इधर उधर गलती नहीं, कॉमा है तो कॉमा होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन है, और ज़्यादा वर्बल वाले रीजनिंग से फिगर वाले क्वेश्चन ज़्यादा कम पूछ रहे हैं, तो ये इजी है। इस वाले पार्ट को आप कर सकते हो, रीजनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया, जैसे आपका PYQ पहले था वैसे ही पूछा जा रहा है, हल्का फुल्का चीज़ें पैटर्न चेंज किया है, लेकिन आपको सारा कुछ पूछना पड़ेगा। एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन से वर्बर के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब टॉपिक है जिसको पे आपको ध्यान देना है और अच्छे से करना है। अब हमारा रीजनिंग हो गया, अब रीजनिंग के बाद चलते हैं जीके पे। भाई जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखता है, और मेरे को भी परेशान किया था, लेकिन जीके को भी अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। देखो जीके के लिए क्या करना है, जीके का मैं 2 तरीके में बताऊंगा, देखो 2 तरीके से आप कर सकते हो। जीके में आपको कितना 5 से 7 मिनट, लेकिन अब 5 से 7 मिनट की जगह पे इसको 8 से 10 मिनट टाइम लग जाएगा आपको जीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये था पहले, मैं TCS का पहले मैंने बताया, और अब मैं बता रहा हूँ कि 8 से 10 मिनट इसमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ओके। क्योंकि थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट वाइज पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप का लंबा लंबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम उसको एक दिया उसमें 4 ऑप्शंस कौन से होंगे, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, 1 लाइनर टाइप के नहीं होकर के थोड़ा सा स्टेटमेंट भेज दिया है। और इसमें मैं बोलूँगा कि टारगेट 30 करना चाहिए। देखो टारगेट तो हाई ही रखना चाहिए, छोटा टारगेट रखोगे तो अचीव भी छोटा करोगे, इसलिए टारगेट हाई रखो, 30 रखो। 20 प्लस लेकर आ रहे हो, अच्छा मार्क्स आ जा रहा है। प्री के लिए मैं टारगेट बता रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे करना है, 2 तरीके हैं। एक तो है कि फ्रॉम योर पेड बैचेस, कोई भी आपके पास बैच है कंप्लीट पेड बैच ले लो, अपना नोट्स कॉपी खुद से बनाओ और वहाँ से करना शुरू कर दो, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर कर सकते हो तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई टीचर से पढ़ोगे, अच्छे से समझाएगा, वो एक एक चीज़ अच्छे से समझाएगा, अच्छे से करवाएगा, और इससे क्या होगा कि आपका सारा कुछ क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नोट्स कॉपी ले लो, प्रॉपर नोट्स कॉपी सारे कुछ ले लो, और उसको क्या करो, उसको बार बार रिवाइज करो, उनको खुद से रिवाइज करो, उनको पढ़ो और PYQ क्वेश्चंस करो। दूसरा तरीका ये है, नोट्स कॉपी से आपको टाइम कम लगेगा, नोट्स नहीं बनाना होगा। और पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, के इकोनॉमिक्स, ये सारा जो नोट्स कॉपी है ना, आपको अच्छा नोट्स कॉपी, बहुत बढ़िया हैंड रिटन नोट्स कॉपी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको मेरे ऐप पे गोल्डन एजुकेशन, जिसका नाम है गोल्डन एजुकेशन ऐप, उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा। आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसको कि आप कंप्यूटर में या फिर आप फ़ोन पे चला सकते हो, या फिर प्रिंटेड नोट्स भी अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हो, बहुत अच्छे क्वालिटी में, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो और इमेज दिख रहा होगा, वैसे टाइप का आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बहुत अच्छे नोट्स कॉपी, हर एक चैप्टर के बाद आपका कुछ टेस्ट दिया हुआ है, जो PYQ क्वेश्चन में आए हुए वो टेस्ट दिया हुआ, ट्रिक वगैरह से आपको समझाया हुआ, तो आप जाकर के ये नोट्स कॉपी बाय कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, वहाँ से तैयारी कर सकते हो। तो दोनों तरीका आपके पास, या तो इससे कर सकते हो या तो इससे कर सकते हो, दोनों से काम चल जाएगा।
अब चलते हैं कि कैसे आपको करना है। भाई एक बार में आपको एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मैं बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला है सब्जेक्ट, यही ये सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है आपको स्टैटिक जीके पे फोकस करना है, ठीक है। हिस्ट्री पे फोकस करना, मतलब सारे सब्जेक्ट पे देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं। अगर छोड़ोगे मतलब कि कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो सारे टॉपिक को आपको ध्यान से देना है। हर दिन 2 से 3 घंटे आपको टाइम देना है, या फिर अल्टरनेट डेज पे भी आप इसमें टाइम दे सकते हो। और अपना क्या करना है, इसको रीड करो। अगर आपने नोट्स कॉपी बाई किया तो रीड करो, रीडिंग डालो हिस्ट्री में। एक टॉपिक कंप्लीट किया, मान लो एंशिएंट हिस्ट्री, टारगेट दो कि मुझे 7 दिन में अपना टारगेट कंप्लीट कर लेना है, एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेना अच्छे से। 7 दिन अच्छे से रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, समझो, एक आध यूट्यूब पे वीडियो देख करके समझो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी जो मिलेगा पीवाईक्यू क्वेश्चन से मिलेगा आपको। बुक इसके लिए फिर से मैं बोलूँगा कि पीडब्ल्यू का जो बुक है गेम चेंजर, ये ले सकते हो। देखो अलग अलग 5 तरह के 10 तरह के बुक अलग अलग लोगे, कन्फ्यूजन होगा। एक तरह के बुक लोगे सबसे बेस्ट है। आपके पास कोई और अदर बुक है जो आपके पास ऑलरेडी है जिसमें कि क्वेश्चन अच्छे, आप उससे भी कर सकते हो। मुझे जो बेस्ट लग रहा है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उससे भी कर सकते हो। सारे बुक मोर एंड लेस एक जैसे होते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा बुक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि इससे प्रैक्टिस करने में आपको क्या फ़ायदा होगा। ये देखो जनरल अवेयरनेस की बुक है, ओके। मान लो हिस्ट्री खोलें, जैसे मान लो आपने इंदू वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, एसएससी जीडी में जितने भी इंदू वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं सबका दिया हुआ है। साथ में वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बना करके दिए हुए हैं, ठीक है। मान लो ये 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको 2-3 पॉइंट्स और बना करके दे देंगे, और यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये अच्छा है, मतलब टॉपिक वाइज। जैसे कि ये वैदिक पीरियड महाजनपद है, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए वो मिल जाएगा आपको। और इसमें इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी दिया हुआ है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते। कहाँ गया सीरियल लेवल, कहाँ गया भाई, देखो एमटीएस। अगर एमटीएस लेवल का क्वेश्चन करना है तो एमटीएस लेवल के सारे क्वेश्चन, इंदो वैली सिविलाइजेशन से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आपको मिल जाएगा। इतना कर लोगे ना जितना इस बुक में दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम मिल जाएगा, जितना दिया हुआ है बस इसको अच्छे से कर लोगे, समझो कि आपका जीके का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से सब कुछ। देखो यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया हुआ है कि मुगल डायनेस्टी रूलर इन ऑर्डर, उसको कैसे याद कर सकते हैं। भाजी सब्जी फॉर मैम साहब, मैम साहब के लिए भाजी सब्जी, बी मतलब बाबर, एच मतलब हुमायूं, ए मतलब अकबर, और जी का मतलब हो गया जहांगीर, ऐसे याद कर सकते हो। सब्जी, एस मतलब शाहजहां, ऐसे करके ट्रिक भी दिया हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बुक अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिक भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। और याद रखना जीके है, बड़ा है, वास्ट सिलेबस है, आपको टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ते जाना है, छोड़ना नहीं है। हिस्ट्री आपने एंशिएंट हिस्ट्री किया, पीवाईक्यू कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री किया, पीवाईक्यू कर लिया, और उसके बाद जो भी किया आपको करते जाना है पीवाईक्यू। कभी कभी आपको मैराथन वीडियोस भी देखने, ठीक है। एक टॉपिक कर लिया आपने, यहाँ से क्वेश्चन भी कर लिए, 4 घंटे 5 घंटे वाले वीडियोज आते हैं, उनको देख लिया करो अच्छे वाले, ठीक है। एसएससी सीजीएल तैयारी करो, एसएससी सीजीएल पे मैराथन देख लो, एक टॉपिक उठाओ, पॉलिटी पे तुमने पढ़ लिया, नोट्स कॉपी अपना पढ़ लिया। ऐसे मैराथन मत देखना, मैराथन तभी देखना जब तुमको लगे कि मैं एज ए टेस्ट देने वाला हूँ मैराथन का। 4-5 घंटे बैठना और पहले पढ़ लेना सब कुछ, और देखना कि मैं कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ उस मैराथन में से। ऐसे करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और जितना ज़्यादा पीवाईक्यू कर सकते हो। और एक बार मैराथन मत देखना, एक वीडियो उठाना 4-5 घंटे वाला, उसको 2-3 बार देख लेना। पहले बार आपको टाइम लगेगा, दूसरी बार उसको 1.5 गुना स्पीड में या 2 गुना स्पीड में देख लोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगा। अब आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कितना कितना वेटेज था। मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया है सारे शिफ्ट का, तो मुझे पता चला कितना कितना क्वेश्चन। हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किसी में पूछ रहा है किसी में नहीं पूछ रहा है, ऐसा हो रहा है। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि आर्टिकल वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड पूछना है, याद रखना, थोड़ा लेंदी वाले। ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से एक क्वेश्चन, 1-2 ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स से कभी कभी 1 क्वेश्चन किसी में नहीं पूछे जा रहे हैं, ऐसा पूछ रहा है। स्टैटिक जीके से आपका आर्ट एंड कल्चर, डांस वांस से आपका क्वेश्चन, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और बुक एंड ऑथर से डैम्स रिवर वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला। और करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चंस, वो भी 1.5 से 2 साल के बीच के अंदर के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। तो ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पहले 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेते थे, लेकिन अब आपको 8 से 10 मिनट का टाइम भी लग जाएगा जीके को अच्छे से करने में। जीके को मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा अटेम्प्ट आपको बढ़ाना होगा, थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड वाले में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना आपको। ये नहीं कि खाली सारा गलती ही कर दिए। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, मतलब कैसे पढ़ें। देखो करंट अफेयर्स में बहुत सारे लोग ये करते हैं ना, शुरू से उसमें टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग से ही आप
दो घंटे 3 घंटा टाइम देना शुरू कर दिया, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया, ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, आपको लास्ट 2 साल के क्या करना है ना, PDF कर लेना है। और कब करना है, जब एंड होने वाला ना, जब एग्जाम आने वाला हो ना, मान लो कि अगस्त में एग्जाम है, जुलाई में उठाना, लास्ट ईयर के जो करंट अफेयर्स है, लास्ट 2 साल के आपको करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा या फिर बुक्स मिल जाता है, वहां से आप कर लेना। बस उतना ही करना है, एग्जाम से 2 महीना पहले तक करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। यूट्यूब में बोलूँगा कि परचम क्लासेस से आपको मंथली आपको मिल जाएगा, या तो वहाँ से कर सकते हो या फिर ईयरली कर सकते हो, या फिर इंडोलॉगस एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से कर सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए अच्छा चैनल है, ठीक है, वहाँ से कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। या सबसे बेस्ट रहेगा कि मैं PDF उठा लो, वहाँ से कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स है, गेम से पूछा जा रहा है कि ये जो गेम हुआ था उसका जो रनर अप कौन था, ऐसा पूछ देता है। उसका मैन ऑफ द मैच कौन सा, IPL से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका कोई फीफा वर्ल्ड कप ये सब हुआ तो वो सब पूछ सकता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स जो मिलते हैं उससे पूछता है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है उससे क्वेश्चन आ जाता है। साइंटिफिक अचीवमेंट होता है उससे पूछता है। बुक एंड ऑथर से जो क्वेश्चन होते हैं उससे भी, नया कोई बुक ऑथर हुआ तो उसका भी क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक हॉट टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो ये सारे टॉपिक्स तो करके ही जाने अच्छे से, लास्ट 2 साल के। इतना कर लोगे आपका काम समझो कि 50-70% आपका हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात स्टैटिक जीके पे भी कर लेते हैं कि स्टैटिक जीके के लिए क्या करना है। स्टैटिक जीके के लिए यही करूंगा, इसका नोट्स कॉपी बहुत अच्छा बना दिया है हिंदी और इंग्लिश में। गोल्डन एजुकेशन ऐप पे जाना, वहाँ पे स्टैटिक जीके का आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अपना खुद का नोट्स बनाओ या फिर गोल्डन एजुकेशन से डाउनलोड कर लो, वहाँ पे स्टैटिक जीके का बहुत अच्छे से एकदम फिगर वगैरह डाल करके बहुत अच्छे से बना दिया, वहाँ से कर लो। आर्ट एंड कल्चर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इससे क्वेश्चन घुसा करके, ठीक है। फोक डांस वगैरह से, ये सब चीज़ों से। स्पोर्ट्स का टर्मिनोलॉजी से पूछता है। इंपॉर्टेंट पासेस नेशनल पार्क, ये सबसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। इंपॉर्टेंट डेज हो गया, यूएनओ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उससे पूछा जाता है। और 2011 का सेंसस है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे टॉपिक्स को आपको जरूर अच्छे से स्टैटिक जीके में करके जाना। इतने कर लोगे, बाकी को स्किप भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये सारे आर्ट एंड कल्चर को तो इन डेप्थ में जाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन डेप्थ में जाना, स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी इन डेप्थ में जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज आपको याद होने चाहिए, और यूने का जो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स होते हैं वो सब याद रखना, सेंसेक्स कर लेना, ठीक है। इतना कर ले वो स्टैटिक जीके में आपका काम बन जाएगा। स्टैटिक जीके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए नोट्स कॉपी बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है। गोल्डन एजुकेशन ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं आपका चारों सब्जेक्ट का आपका हो गया भाई स्ट्रेटजी। अब क्या है इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना मॉक टेस्ट के बारे में कि भाई इसको चलो ना इग्नोर करते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, हमारा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब कर लेंगे। नहीं होगा भाई, मॉक टेस्ट आपको स्टार्टिंग से लगाना शुरू कर देना पड़ेगा। जब तक आप मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से नहीं लगाओगे ना, आपका नहीं होगा काम। सबसे पहले बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट होता क्या है। मॉक टेस्ट होता है एक्चुअल एग्जाम जो देने वाला हो ना, उसी तरह का आपको बार बार प्रैक्टिस करना। जैसे कि कोई एक रनर होता है ना, क्या करता है मैदान में दौड़ने से पहले, नेशनल गेम खेलने से पहले क्या करता है, कम से कम हजारों बार सेम ट्रैक में सेम लेंथ का रनिंग करता होगा, प्रैक्टिस करता होगा, देखता होगा कहाँ मेरा वीकनेस हो रहा है, कौन सा मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, कहाँ दिक्कत आ रही है, उसका कोच उसके साथ काम करता है। तो उसी तरह से आपका भी है कि एग्जाम देने से पहले आप जितना बार मॉक टेस्ट लगाओगे, उसी एग्जाम टाइप के टेस्ट को दोगे, तब जा करके आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। उसी को बोलते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। और एग्जाम से पहले कम से कम आपको 100 मॉक टेस्ट लगाने, सभी 100 मॉक टेस्ट, मतलब सब मिला करके, सारे टाइप के मॉक टेस्ट मिला करके आपको देने, ठीक है। अब 100 मॉक टेस्ट आपको कब से लगाना शुरू कर देना चाहिए, तो देखो लगाना शुरू कर देना चाहिए जब आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तभी से आपको स्टार्ट कर देना है। वीकली एक, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो वीकली एक टेस्ट दो, और सिर्फ इसलिए मॉक टेस्ट लगाओ समझने के लिए क्वेश्चन पैटर्न को। आपको मार्क्स आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, डरने की जरूरत है ही नहीं। मैं भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मेरे टीचर ने बोला था मॉक टेस्ट लगाना है, सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट होता है कोचिंग में, आपको लगाना है, लगाओगे तभी आपको फायदा होगा। तो मैं लगाता था। 100 क्वेश्चन में से, पहले 100 क्वेश्चन होते थे, 100 क्वेश्चन में से सिर्फ कितने क्वेश्चन मैं बना पाता था, सिर्फ 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता था। मुझे बहुत डिमोटिवेशन होता था, लेकिन मैं 100 के 100 क्वेश्चन को पढ़ता था, मुझे पैटर्न समझ में आता था। तो आपको भी यही करना है, स्टार्टिंग में वीकली एक लगाने, क्वेश्चन को समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जब 50 से 70% सिलेबस हो जाए, वीकली 2 मॉक टेस्ट आपको लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। क्योंकि 50-60% में जब 70% हो जाएगा तो आप कम से कम 50-70% का क्वेश्चन तो आप बना सकते हो ना। और उन क्वेश्चन को ढूंढ करके बनाना है जो आप चैप्टर पढ़ चुके हो, सबसे पहले उनको करना है और देखना है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा तो उन क्वेश्चंस को लिख लो। मैं बोलूँगा जब स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप बुक से स्टार्ट करना, कोई बुक लेना, PYQ वाले बुक जो होते हैं ना, PYQ बुक, उससे करना। ऑनलाइन मॉक टेस्ट मत लगाना, पहले कम से कम 15-20 मॉक टेस्ट आप बुक से लगाना, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन में जाना। जब 50-70% हो जाए तब ऑनलाइन में जाना। उसके बाद जब 90% सिलेबस हो जाए तो वीक में 3 लगाना शुरू कर देना, और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और 1-2 महीना बाकी रहे तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाना। मेरा ऐसा भी टाइम आया था जब एग्जाम के कुछ दिन बचे थे तो मैं 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट में लगाता था, क्योंकि मॉक टेस्ट में लगाने में मजा नहीं लगता था, ठीक है। तो ऐसा करना है।
ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों स्टार्ट से मैंने बताया था कि जब स्टार्टिंग से लगाते हो तो इक्वेंटेड होते मतलब आपको पता चलता है, 100 का 100 क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा कि भाई मेरा प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप आगे जाओगे तो आपको पता चला अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका एक हैबिट बनेगा आपको मॉक लगाने से, मॉक डर नहीं लगेगा। आप अचानक से जब लगाओगे ना, जब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, मॉक टेस्ट लगाओगे, आपका मार्क्स कम आएगा तो आपको बहुत डर लगेगा, आपको लगेगा यार क्या हो रहा है, मैं मॉक नहीं लगाता हूँ, मुझे अपना रियलिटी पता चल जाएगा, मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। इसलिए हैबिट फॉर्मेशन आपका होगा स्टार्टिंग से लगाओगे तो। अब सवाल आती है कहाँ से लगाना चाहिए और कौन कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो कहाँ से, देखो 50% तो सिलेबस तक तो आपको PYQ ही लगाना चाहिए। PYQ जो मॉक है ना, जब आपका 50% अभी बताया ना मैंने कि जब तक आपका सिलेबस 50% है तब तक PYQ बुक खरीद लेना, वहीं से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। वहाँ से लगाओगे क्या है कि आप अपना 1 घंटे से ज़्यादा टाइम भी अगर आपको लग रहा है ना तो 100 का 100 क्वेश्चन पढ़ो। 1.5 घंटे भी टाइम लग रहा है, 1.5 घंटे बैठो आराम से टाइमर लगा करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ो। तो पहले PYQ से बुक से हैबिट बनाओ, फिर जब आपका 50% डन हो जाए, आपका ऑनलाइन हो जाए, तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट जा सकते हो, जिसमें आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना तो बहुत पुराना भी है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन वगैरह आपको मिल जाता है, तो टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। और यहाँ पे सभी टाइप के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, PYQ आपको मिल जाएगा, नॉर्मल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, लॉ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मॉक आपको लगाने हैं। और टेक्स्ट बुक पे ना अभी सेल चल रहा है तो बहुत कम प्राइस में टेक्स्ट बुक का पास मिल रहा है, ठीक है। और आज लास्ट डेट है इस सेल का, तो अगर आज लोगे तो बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा और यही कल से इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो फिर आपको डबल प्राइस में मिलेगा। तो अगर आज आप वीडियो को देख रहे हो तो आज इसको जाकर के ले लो, टॉपर कूपन कोड लगाना, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब एक सवाल आता है कि सर कौन कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। देखो 50% अपना अपने PYQ मॉक लगाना, अगर मान लो 100 मॉक टेस्ट लगाने हैं तो उसमें 50 आपको PYQ मॉक लगाने हैं, 30 आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट जो होते हैं वो लगाने हैं और 20 मॉक टेस्ट आपको लाइव वाले मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो सभी का कॉम्बिनेशन मिला करके 100 लगाने हैं। 100 मैंने एक नंबर दिया, इससे ज़्यादा ही आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मैंने अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के टाइम पे 150 प्लस मॉक टेस्ट लगाए थे। कितने? 150 प्लस मॉक टेस्ट। तो आपको भी 150 प्लस मॉक टेस्ट का टारगेट करना चाहिए। जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे उतना ज़्यादा आप में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये हो गया, आपको पता चल गया कब से लगाना चाहिए, कितने लगाना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप ध्यान नहीं देते हैं लोग, वो है मॉक एनालिसिस। अब मॉक लगा लिए, स्टार्टिंग में आपको मॉक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, 50% सिलेबस तक मॉक एनालिसिस नहीं भी करो तो चल जाएगा। जब आप मॉक लगा लेते हो उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि मॉक को चेक करो कि आपकी कहाँ गलती हुई है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, कौन सा क्वेश्चन में आपको टाइम देना है, तब जाकर के आपको मॉक एनालिसिस शुरू करना होगा। मैंने लिखा 70% जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको मॉक एनालिसिस शुरू करना चाहिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। और मॉक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब एक बार मॉक लगा लो, खत्म हो जाए, आपने अपना मार्क्स देख लिया, उसके बाद वापस 1 नंबर क्वेश्चन से जाओ, 1 से लेकर के पूरा 50 तक होता है ना, 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन पे फिर से जाओ और देखो कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। जो क्वेश्चन बन गया उसको भी देखो आपने कितना टाइम लगाया है, टाइम भी देखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बना लिए हो लेकिन उसमें आप 1.5 मिनट टाइम लगाया, वो आपका सही नहीं है। आपको देखना है कि मुझे कैसे, वहाँ पे टाइम लिखा होता है, एवरेज बच्चों ने कितना टाइम लगाया, टॉपर ने कितना टाइम लगाया, आपने कितना टाइम लगाया। आपका टाइम हमेशा टॉपर के आसपास होना चाहिए, तभी आप कंपीट कर पाओगे, तभी आपका प्रिपरेशन अच्छा, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो वो देखना और देखना कि कैसे हम उसको कम टाइम में बना सकते हैं, ऐसे सोचना है। और एक मॉक एनालिसिस की कॉपी रखना है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना तो उसको उस कॉपी में लिख लेना। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं बना, मैथ की कॉपी में लिख लिया, इंग्लिश का कोई क्वेश्चन नहीं बना, इंग्लिश की कॉपी में लिख लिया, रीजनिंग का नहीं तो रीजनिंग की कॉपी में, ऐसे आपको अपने मॉक की कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। और जब 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो, ओके। और अपने मॉक की कॉपी को बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि मॉक की कॉपी में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आप नहीं बना पाए हो। मान लो मैथ्स में मैथ्स को सॉल्व किए, मैथ्स में 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बने या फिर ज़्यादा टाइम लगा, डिफिकल्ट लगा, उसको 5 कॉपी को लिख लो अपने मॉक की कॉपी में। मॉक की कॉपी में लिख लोगे, आपका हो गया। मान लो कि ऐसे 5-6 मॉक टेस्ट लगा लिए तो 20-30 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे मॉक की कॉपी में मैथ्स के, उनको रिवाइज कर लो। एक दिन टेस्ट ना लगा कर उनको रिवाइज कर लो। उसी तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको रिवाइज कर लो। उसी तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको रिवाइज कर लो। जीके के क्वेश्चन हो जाएगा, रिवाइज कर लो। ऐसे करते करते क्या होगा, आपका कॉपी धीरे धीरे करके मोटा होता जाएगा, उनको बीच बीच में रिवाइज करते जाना है। एक आपको मैं डाटा बताता हूँ, अगर मॉक में देखो, मॉक में मार्क्स क्या होता है ना, जब आप लगाओगे तो मार्क्स बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, कभी बहुत अच्छा मार्क्स जा करके भी घट जाता है। तो मॉक्स में यही है, पैटर्न यही चलता है, बढ़ता घटता बढ़ता घटता है। लेकिन याद रखना, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते जाओगे तो आपका मार्क्स ना अल्टीमेटली बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। और एक डाटा याद रखना, 10 मार्क्स प्लस एनालिसिस बराबर 5 मार्क्स। अब जब आप 10 मॉक लगाते हो अच्छे से और उसका अच्छे से एनालिसिस करते हो तो आपका एवरेज 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट होता है, ये याद रखना। 10 मॉक लगाने के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करने के बाद 5 मार्क्स। तो देखना जब भी आप लगाना, देखो 10 मॉक्स लगाए, उसका अच्छे से एनालिसिस किए, उसका इंप्रूव किए, अपने चैप्टर को इंप्रूव करके आगे बढ़े, तो देखना 5 मार्क्स का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ऑन एन एवरेज।
तो ये आपको काम करना है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 150 मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, स्टार्टिंग से मॉक लगाना है, धीरे धीरे करके मॉक का फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है रिवीजन। अगर रिवीजन भी नहीं करोगे ना तो आप कितना भी तैयारी कर लो, आप धीरे धीरे करके भूलते जाओगे। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाते जा रहे हो लेकिन धीरे धीरे करके बिल्डिंग टूटते जा रहा है, ऐसा होता है। हमारा मेमोरी वैसे ही होता है, अगर आप उसको 10 दिन छोड़ दो तो 10 दिन में सब कुछ भूल जाता है। आप मैथ्स का चैप्टर 15 दिन में परसेंटेज बनाओ, 15 दिन के बाद जाओ परसेंटेज चैप्टर में, सब भूल जाओगे। उसी तरह से फॉर्मूला याद किया, फॉर्मूला अगर फिर से रिपीट ना करो फिर से भूल जाओगे। स्क्वायर आपने याद किया, उसको रिवाइज ना करो फिर से भूल जाओगे। सिनोनिम्स अगर आपने याद किया उसको फिर से रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, रिवीजन करते हुए चलना है। हमारा मेमोरी क्या होता है, अचानक से 100% चला गया, एक दिन के बाद से ही वो धीरे धीरे करके फेड अप करने लगता है। इसलिए एक दिन के बाद ही उसको रिवीजन करना शुरू कर देना है, ठीक है। फिर से वो इंप्रूव हो जाएगा वहाँ से, फिर से उसके बाद थोड़ा सा स्लो रेट में वो धीरे धीरे करके भूलना शुरू होगा। लेकिन फिर से जब तीसरे दिन में उसको रिवाइज कर दोगे तो फिर वहाँ से वो 100% पे चला जाएगा, फिर धीरे धीरे करके भूलना। अब क्या है कि 3 बार रिवाइज कर दोगे ना तो कम भूलेगा, वो ज़्यादा नहीं भूलेगा। लेकिन और 4-5 बार रिवीजन करने के बाद ना क्या होता है, आपका मेमोरी पूरा पक्का हो जाता है और आप भूलते नहीं हो। देखो हम वही चीज़ें भूलते हैं ना जो हम बार बार रिवाइज नहीं करते। जैसे आपको यूएस का आपको करेंसी पता होगा, डॉलर, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है, हमारे मन में है। लेकिन वही अगर रसिया का पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादा बार नहीं सुने हो। यही आपको किसी और न्यूजीलैंड का पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो बार बार हमने सुना नहीं है। जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं वो हमारा मेमोरी में रहता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रिवाइज किया करो। और एसएससी इज ऑल अबाउट रिवीजन। अगर आप एसएससी में रिवीजन करना सीख गया ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, पैटर्न को समझ गया ना, तो आप एसएससी आराम से निकाल लोगे। रिवीजन कैसे करना है, पहला आपका सेम डे रिवीजन होना चाहिए। आज अगर आपने मैथ्स में कोई लेक्चर पढ़ा, आज ही आपको उसको रिवाइज करना है। किसी भी टाइम पे, सुबह पढ़ा शाम में रिवाइज कर सकते हो, लेकिन टाइम देना है। जैसे कि 2 घंटे का लेक्चर पढ़ा ना तो आपको आधे घंटे लगेंगे, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएगी बात तुरंत। अच्छा सर ने ऐसे बताए थे, ऐसे क्वेश्चन उसको सॉल्व करना, ऐसे करना, उसी दिन रिवाइज करना। उसके बाद नेक्स्ट डे रिवीजन करना है। जब नेक्स्ट क्लास में जाओ उससे पहले एक बार बस पलट करके देख लो कि पिछले दिन कौन कौन सा रिवीजन करवाए थे। उसके बाद रिवाइज 2 डेज के बाद भी आपको करना है, फिर 1 वीक के बाद करना है, फिर 15 दिन के बाद करना है। अगर ये 4-5 बार रिवीजन कर लिया तो आपका चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रिवाइज करना है। और एक याद रखना, मैं यूज करता था फॉर्मूला 30-70 रूल, ठीक है। 30-70 रूल का मतलब क्या होता है, हर दिन जो मैं टाइम देता था उसमें 30% टाइम मेरा रिवीजन के लिए जाता था, 70% नया चीज़ें पढ़ता था, ठीक है। इसका मतलब 10 घंटे टाइम दिया ना तो 7 घंटे मैं नया पढ़ता था, नया लेक्चर देख रहा हूँ, अच्छा नया चीज़ें सीख रहा हूँ। लेकिन 30% टाइम जो चीज़ें पढ़ चुका हूँ उसी को रिवाइज करने में देता था, यानी 3 घंटे मैं रिवीजन के लिए देता था। तो आपको वही करना। और सैटरडे संडे को तो मैं बोलूँगा कि रिवीजन वीक ही रखो, रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखो, यही इंपॉर्टेंट है। सैटरडे संडे को आपको रिवीजन एंड मॉक टेस्ट के लिए ही रखना है। जो भी इस सप्ताह पढ़े उसको रिवाइज करो। हर दिन का टास्क बनाओ, याद रखना कि हर दिन का एक टास्क बनाना कि आज मुझे 4-5 काम कौन सा करना है, और 5 काम में से एक काम रिवीजन के लिए जरूर रखना कि मुझे आज रिवाइज क्या करना है चीज़ें। याद रखना एक फॉर्मूला, मिनिमम बुक्स, कम से कम बुक्स रखना, मैक्सिमम रिवीजन करना, तभी आपको सक्सेस अचीव होगा। मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। समझ गए, रिवीजन समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। बोरिंग लगेगा, रिवीजन करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर सफलता पाना है, अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर एक बार में सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन का आदत डालना शुरू करो। और सोचो कि रिवीजन एक अच्छी चीज़ है, रिवीजन एक अच्छी चीज़ है, मजा आ रहा है रिवीजन, हमको जो भी चीज़ पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है। रिवीजन हो गया, अब एक लास्ट, अब बस थोड़ा सा और बियर करो, हो जाएगा। अब आपको गिव अवे भी तो चाहिए ना, उसके लिए मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्द, इसी में बताने वाला हूँ। अब आपका है, देखो ये प्रिपरेशन का जो जर्नी है ना, इजी नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसमें आपको सब कुछ चैलेंज किया जाएगा। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी चेक किया जाएगा कि आप कितना 8 घंटे बैठ सकते हो कि नहीं सीट पे। आपका मेंटल स्ट्रेंथ चेक किया जाएगा, बार बार आपके मॉक में मार्क्स कम आएंगे वो चेक होगा, आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो आपका फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ दोनों चेक किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो होगा आपका मेंटल स्ट्रेंथ चेक होगा। अगर मेंटल स्ट्रेंथ आपका स्ट्रांग नहीं है ना तो आप इस प्रिपरेशन को बीच रास्ते में छोड़ दोगे और जर्नी को अधूरा छोड़ करके चले जाओगे, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो। इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली स्टडी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए क्या करना है कि आपको आपका गोल आपके सामने पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, आपको याद रहना चाहिए क्यों बनना है, वो भी आपका एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पर्पस वही आपको मोटिवेट करेगा कि मैं जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा ना, मैं अपने मम्मी पापा को बोलूंगा ना कि मम्मी मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया हूँ, पापा मेरा इनकम टैक्स में सिलेक्शन हो गया, तो उनके चेहरे पे जो खुशी है ना मैं वो खुशी देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। मैं अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। उसके लिए अगर वो पर्पस याद होगा और गोल याद होगा ना तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। आपका मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा। साथ में
अफर्मेशन का यूज किया करो, जैसे मैं यूज किया करता था। अगर आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर गोल है तो बोलो आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर, जो भी आपका गोल है, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई हैव डन इट फॉर माई पेरेंट्स, आई हैव डन इट फॉर माई पेरेंट्स, आई विल डू इट, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। ऐसे जब बार बार बोलोगे ना तो आपका माइंड में जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और ये काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे से मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काम करो। ओके, और ये अफर्मेशन का यूज करो। मेडिटेशन करोगे, मिरेक्कल आएगा आपके लाइफ में। मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे हर दिन सुबह में आधे घंटे टाइम देता था, आधे घंटे, हाफ आवर से 45 मिनट 45 मिनट सुबह जाता था। वॉक करते हुए जा रहा हूँ तो अफर्मेशन कर रहा हूँ, पार्क में जाने में 5 से 10 मिनट लगता था, अफर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यस मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऐसे बोलता था। वहाँ पे जाकर के सबसे पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज, रनिंग वनिंग, दौड़िंग जो भी करना था सब कुछ करता था मस्त एकदम अच्छे से। इतना ऐसा था ना, मैं सुबह सुबह 7 बजे जाता था तो मेरे दोस्त लोग सब सो जाते थे, उन लोग भी हैबिट बना लिए थे, उन लोग भी जाते थे। और उसके बाद जब एक्सरसाइज करके थोड़ा थक जाता था तो बैठ करके 10 मिनट मेडिटेशन करता था, विजुअलाइजेशन। पहले मेडिटेट करके अपने माइंड को काम कर लेता था। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, अपने सांस पे फोकस करना होता है बस। ठीक है, और उसके बाद विजुलाइज करता था कि मैंने अपना गोल को अचीव कर लिया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे सिलेक्शन के बाद कैसा फील हो रहा है, मेरा पहला सैलरी आया, मैं पहले सैलरी से अपने पूरे फैमिली को गिफ्ट दे रहा हूँ। वो सब मैं हर दिन सोचता था, एक मूवी बना लिया था कि मैं सिलेक्शन के बाद क्या करूँगा, उस मूवी को बार बार देखता था अपने माइंड में। एंड साथ में मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोटिवेशनल बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। ठीक है, मैं थिंक एंड ग्रो रिच उस टाइम पे वीडियो बुक्स पढ़ता था। अभी मैं जो मोटिवेशनल, मेरा तो ये तो हैबिट हो गया, मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता रहता हूँ। अभी जो बुक्स पढ़ रहा हूँ, सक्सेस इज इनएविटेबल, बहुत अच्छी बुक है, ये मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो मैं पढ़ते रहता हूँ। सोनू शर्मा सर का वीडियो देखता रहता था, लेस ब्राउन का, या फिर बॉब प्रॉक्टर का, ये सब वीडियो देखता रहता था मोटिवेशनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहता था। मैं देखता था ना, जो लोग मुझे नेगेटिव बोल रहा है कि नहीं होगा यार, दिक्कत है, ये है वो है, मैं उन लोग से दूर ही रहता था। ठीक है, उन लोग से बहुत ज़्यादा दूर रहता था। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं उन लोग से आपको दूर रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना कर रखोगे तभी आप, क्योंकि उनका एक छोटा सा नेगेटिव कमेंट ना आपके पूरे प्रिपरेशन को खराब कर सकता है। अगर बोल दिए यार ये सब तो हम लोग के बस में नहीं है, इन लोग तो बस अच्छे लोग जिसका इंग्लिश मीडियम होता है वही तैयार कर पाएंगे, बस इतना बोलना ही आपका है कि आपका फिर प्रिपरेशन खराब हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि हर दिन 30 मिनट मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने में, मोटिवेशनल वीडियोस देखने में आपको टाइम देना है। वो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम को इफेक्टिव बनाएगा, आपको ज़्यादा फोकस बनाएगा। मैं बुक्स का नाम बताता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, द कंपाउंड इफेक्ट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस बुक, ये 3 बुक्स है। आप ये 3 बुक्स पढ़ सकते हो, एक एक करके पढ़ना। द थिंक एंड ग्रो रिच से स्टार्ट करना, द कंपाउंड इफेक्ट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब तीनों बुक्स को मैं 10 लोगों को गिव अवे देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लाइक करना है इस वीडियो को, उसके बाद सब्सक्राइब करना है और साथ में कमेंट करना है आपको। ठीक है, कमेंट करना है कि इस वीडियो में आपने जो वीडियो देखा इससे 3 चीज़ें आपने बेस्ट क्या सीखी, 3 चीज़ें क्या सीखी जो आपने इस वीडियो से सीखा है, वो आपको कमेंट में बताना है। अपना नाम बताना है और सिटी लिखना, सबसे पहले अपना नाम लिखना है। जैसे आप सौरभ है तो सौरभ, सिटी मतलब पटना से तो सौरभ फ्रॉम पटना। उसके बाद 3 चीज़ें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की 3 बेस्ट चीज़ जो इस वीडियो से आपने सीखा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और जिसका सबसे बेस्ट होगा कमेंट, जिसको सबसे अच्छा लगेगा, उन 10 लोगों को सेलेक्ट करूंगा मैं और उनको ये बुक्स जो हैं उनको घर तक डिलीवर होगा, उनसे एड्रेस लेकर के। ठीक है, और ये जो वीडियो का जो रिजल्ट निकलेगा ना, जब इस वीडियो में 5000 मैं टारगेट रखता हूँ, 5000 जब लाइक्स आ जाएंगे उसके बाद अनाउंस करूँगा। ठीक है, 5000 लाइक्स के बाद ये अनाउंस होगा। और गोल्डन एसओ करके टेलीग्राम चैनल होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहीं पे अनाउंस होगा गोल्डन एसओ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे चले जाना। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने हैं, नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। अब चलो, अब एक चीज़ और आपके लिए है कि अगर आप सीजीएल 2026 का तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो ना, आपने रोड मैप तो देख लिया लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन है कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो आप इसके लिए एक टारगेट ग्रुप है जो मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप मेरे गाइडेंस के अंदर आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और उस बैच का नाम जो है विजय पथ बैच है। ठीक है, 180 दिन का टारगेट रहेगा, जिसमें कि आपको अच्छे से डेली का टारगेट देकर के तैयारी किया जाएगा। क्या क्या चीज़ें मिलेगी, एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा इसमें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसमें कि हर दिन का टारगेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, डेली टारगेट विद वीडियो लिंक प्लस रिवीजन रहेगा। डेली टारगेट आपको दिया जाएगा कि आज क्या टास्क करना है, कल क्या टास्क करना है। ऐसे डाउट डिस्कशन ग्रुप रहेगा जिसमें डाउट डिस्कशन होगा, आपका जनरल डाउट्स भी होंगे, और मॉक टेस्ट के लिए भी, मॉक टेस्ट मार्क्स शेयर करने के लिए भी क्या होगा, उसी में सब ग्रुप बना हुआ होगा। रेगुलर टेस्ट होंगे, ईच चैप्टर जब कंप्लीट होगा उसके बाद टेस्ट होगा। मोटिवेशनल टिप्स भी दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ है सब मिलेगा। और हर 2 वीक के बाद आपका क्या होगा कि आप मेंटर के साथ बात कर सकते हो। एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड पर्सन जो होंगे, मेरे जो दोस्त होंगे, मैं हूँगा, उसके साथ आप बात कर सकते हो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये विजय पथ बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, गोल्डन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, गोल्डन एजुकेशन सर्च करोगे, गोल्डन एजुकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाना, वहाँ पे ये विजय पथ आपको बैच मिल जाएगा। बहुत कम प्राइस में आप उसको ज्वाइन कर लेना। आप सारा टारगेट आप बैच ऐप पे भी
कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम भी दिया रहेगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे तो टेलीग्राम पे भी डेली का टारगेट आपको दिया जाएगा। तो दोनों ज्वाइन कर लेना, आप ऐप से भी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो और ये भी। और ये ज्वाइन करने के बाद आपको ना मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा, सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट पास आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, गोल्डन एसो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे अच्छे जो भी अनाउंसमेंट आते रहते हैं वो सब चीज़ आपको मिलता रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, बहुत फ़ायदा आपको होगा। गाइडेंस के अंदर, सिलेक्टेड एस्पिरेंट के गाइडेंस के अंदर अपना तैयारी कर सकते हो। अब हम लास्ट चलते हैं, कुछ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, वो जल्दी जल्दी मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे पहला, क्या सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करना रहे? डेफिनेटली आपको सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। आप अलग एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो, एसएससी से रिलेटेड भर सकते हो। जैसे सीजीएल का तैयारी करो तो सीएचएसएल भर दो, एमटीएस भर दो, सीपीओ भर दो, एनटीपीसी भी भर सकते हो, आप बैंकिंग का भी भर सकते हो, लेकिन तैयारी सिर्फ एक एग्जाम का आपको करना है, ठीक है। 2 एग्जाम का कभी भी तैयारी मत करना। सीजीएल में ग्रेजुएशन में परसेंटेज पूछता है, मतलब कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज लाए हो वो सब पूछा जाता? नहीं पूछा जाता। आपको सिर्फ पास होना चाहिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन आपको सिर्फ पास होना चाहिए। आप किसी तरह से भी पास होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट है तो आप इसमें एलिजिबल हो। मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, मेडिकल फिजिकल सीजीएल में बहुत कम स्टैंडर्ड चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मैक्सिमम लोग, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग मेडिकल और फिजिकल में पास हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पुलिस जैसा मेडिकल फिजिकल नहीं होता है, इसमें इजी मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें कि मैक्सिमम लोग पास कर जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अपना गोल याद रखोगे तो कंसिस्टेंसी हो जाएगा, और कंसिस्टेंसी से पढ़ना है तो आप विजय पथ बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सोशल मीडिया से क्या अनइंस्टॉल करके रखना है? तो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल करके रखना है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, ये सब का काम आपका नहीं है। आप यूट्यूब से चलो रख सकते हो क्योंकि यूट्यूब से पढ़ते हो, व्हाट्सअप भी रख सकते हो, लेकिन व्हाट्सअप में भी बहुत कम से कम यूज़ करना है, ठीक है। तो सोशल मीडिया को आपको इग्नोर करना है। सर मैं बहुत वीक हूँ, क्या मैं सीजीएल निकाल सकता हूँ? मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो क्या निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली निकाल सकते हो, कोई भी एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को निकाल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस उसमें एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है, किसी भी हालत में एग्जाम निकालना है, वो कर सकता है, ठीक है। और मेहनत करने के लिए उसमें वो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि मैं मेहनत करूंगा, मैं निकालूंगा, तो डेफिनेटली निकाल सकता है सीजीएल जैसे एग्जाम को। और बहुत सारे लोग निकाला भी है, आपका कितना भी परसेंटेज जो मैटर नहीं करता। मेरा 12th में मेरा खुद 56% था, लेकिन फिर भी मैंने सीजीएल निकाला ना। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है। मेरा एक बार जो स्टॉप पे वीडियो देखना, तब पता चलेगा मैंने कैसे एसएससी का एग्जाम निकाला। जो स्टॉप पे होगा, जो स्टॉप गोल्डन एसो सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। एंड यू कैन एंड यू विल, वो डेफिनेटली करोगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, गोल्डन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बहुत हेल्प मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो, मतलब कि सच में आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, आप में वो पेशेंस भी है, आप में वो मोटिवेशन भी है, आप में वो चाह भी है, मतलब आप डेफिनेटली एग्ज़ाम निकालोगे, ठीक है। बस मेहनत करना शुरू कर दो, एक सही रास्ते में, जो भी मैंने रास्ता बताया उसको फॉलो करना शुरू कर दो। देखना 6 महीने दे दिए, साल भर टाइम दे दिए, आप पूरा अपना लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने फैमिली का लाइफ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, 2026 में अपना लाइफ चेंज करना है और अपना जो भी सपना है उसको पूरा करना है गवर्नमेंट जॉब का। ये जो पीडीएफ जो है ना, पूरा कंप्लीट पीडीएफ, इसका भी मैं स्कैन करके अच्छे से गोल्डन एजुकेशन जो ऐप है उस पर मैं डाल दूंगा। तो वहाँ पे फ्री कोर्सेज जो है, सेक्शन फ्री कोर्सेज होगा, वहाँ से आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। अगर इस वीडियो से फ़ायदा मिला है, अच्छा लगा है और आपको कुछ हेल्प मिला तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। और हाँ, जो मैंने गिव अवे के लिए मैंने आपको बोला है कमेंट करने के लिए, वो कमेंट जरूर करना, और हो सकता है कि आप उसके विनर हो जाएं। उसका रिजल्ट जल्द ही अनाउंस करूँगा। एंड साथ में अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेम्बर प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको पता नहीं चल रहा हो कि कैसे तैयारी करे, या फिर 2-4 साल से तैयारी कर रहा हो, उसको रास्ता सही नहीं दिख रहा होगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। मैं बोलते बोलते थक गया, लेकिन इतना तो बनता है आपके लिए। चलो, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।